very delighted uh, to have this session on NBFC compliance and all. Experience, I am start working in this background, so I have now little bit. I have also worked for many company. ये 15 साल एक ही कंपनी में नहीं है, तो अलग अलग कंपनी के साथ जब काम करते हैं, उनका वर्किंग देखते हैं, उनकी स्टाइल देखते हैं, तो बहुत सारी कंप्लाइंस आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाता है। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके जस्ट स्टार्ट जंप ऑन दिस NBFC कंप्लायंस। जो आज का पूरा सेशन रहेगा, आज का और कल का, दिस इज अ टू वे कंप्लायंस। हम ये नहीं कहते कि खाली बस हम कहते जाओ और आप लोग उस पर यू कैन नॉट हैव कि जहाँ पे भी आपको कोई क्वेरी लगती है, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में दोबारा समझना है, या आपके पास प्रैक्टिकल में वर्किंग में कहीं पे कुछ दिखता है कि नहीं ये चीज मुझे और इसके बारे में सीखना, आप तुरंत वहीं पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके। दूसरा क्वेश्चन, आपको पूरा स्क्रीन प्रॉपर्ली विजुअल है, सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन दैट फर्दर। Yes, sir. It is visible from my end. Are other participants Okay. may please confirm, sir? Hope everybody have a proper look. So NBFC compliance से क्या होता है कि नॉर्मल कंपनी का कंप्लायंस हम देखते हैं कि भाई कंपनी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, आई कैन गो एंड चेक एंड होता। बट एनबीएफसी में समटाइम क्या होता है कि जहाँ पे आरबीआई इन्वॉल्व है और जहाँ पे भी कस्टमर आते हैं या कस्टमर इंटरफेस होता है, तो आरबीआई थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है कंपेयर टू कंपनी एक्ट, आरओसी या कोई और है। जिस तरह से भी आप लोग सुनते हैं लिस्टेड कंपनी है, अगर उन्होंने नॉन कंप्लायंस करते हैं तो तुरंत उनके ऊपर सो कॉज नोटिस या मॉनेटरी पेनल्टी लगती है। सेम एनबीएफसी में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। आप प्राइवेट कंपनी हो या फिर आप पब्लिक कंपनी हो, अगर आप एनबीएफसी में हो तो आपको काफी कंप्लायंस को टाइम बाउंड मैनर में और स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है आरबीआई में। सो द स्टार्ट दिस, सबसे पहले अपना वी कैन हैव अ थॉट कि एनबीएफसी क्या होती है। अगर मैं कहूं कि भाई कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी एनबीएफसी है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, वो पैसे लेती हैं या डिपॉजिट लेती हैं या वो लोन देते हैं। ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके रियल एस्टेट में, कि बिल्डर ही कुछ स्कीम चालू कर देता है कि आप 24 महीने आप कुछ कुछ पैसे भरो तो घर आपका लोन टाइप में, ऐसा कई सारी स्कीम आती है। लेकिन जो बेसिक डिफिनेशन है ये है कि एनबीएफसी कंपनी ऑपरेट अंडर कंपनीज एक्ट या 1956 और 2030 और मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द एक्ट। लेकिन अब आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसके पास कोई और एक्टिविटी है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट से उसका रेवेन्यू आता है इज लेस देन 50%, तो उसको एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं 50-50 टेस्ट। मतलब आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो रेवेन्यू आता है या आपका फाइनेंशियल एसेट जो फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, अगर वो 50% से कम है तो आपको आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ या सपोज मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, उससे जो मेरा रेवेन्यू आता है, और मैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हूँ, म्यूचुअल फंड में से किसी एक लिस्टेड कंपनी के शेयर में, ठीक है। अगर मेरा वो रेवेन्यू जो लिस्टेड कंपनी के शेयर या म्यूचुअल फंड सर वो 40% आ रहा है या 49% आ रहा है, और मेरी अदर एक्टिविटीज मुझे 51% 60% रेवेन्यू आ रहा है जो कि नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो मुझे एनबीएफसी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका रेवेन्यू क्रॉस होता है 50% से ऊपर, तो आपको लाइसेंस लेने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। बट ये तो एक
है बेसिक की, जैसे आपको लगे बहुत सारी कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी करते हैं, या वो अपने इम्प्लॉय को लोन देते हैं, या वो छोटा ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसा बांटते हैं, वो लाइसेंस क्यों नहीं लेते हैं? लाइसेंस वो इसीलिए नहीं लेते हैं कि उनकी जो दूसरी एक्टिविटी है वो इनके फाइनेंशियल एक्टिविटी से ज्यादा होती है। लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, वो मे बी 10% उनका टोटल रेवेन्यू का पार्ट होगा, 20% होगा, किसी भी हालत में वो 50% से कम ही रहेगा। इसके लिए उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आजकल जिस हिसाब से पिछले 5-6 साल में एनबीएफसी का फोकस बढ़ा है, मैं कहूंगा जब से कंपनी जब 2013 आया है, उसमें जहां पे एनबीएफसी को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन अलाउंस मिल गई, बहुत सारे एग्जम्पशन मिल गए हैं, जहाँ की प्राइवेट कंपनी को हर एक चीज के लिए लोन टू डायरेक्टर्स है, बोरोविंग है, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको स्पेशल पास, ये सारी चीजें जो एग्जम्पशन है एनबीएफसी के लिए, तो एनबीएफसी का डिमांड मार्केट में बहुत है। और बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप केवल आरओसी का कंप्लायंस देखते हो और ये कहते हो नहीं मुझे खाली आरओसी करना कंपनी में है, बट वो अगर फ्यूचर ऐसा ही नहीं, तो कंप्लायंस अगर आप एनबीएफसी सेक्टर देखते हो, हाउसिंग सेक्टर देखते हो, तो बहुत स्कोप है। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है मस्ट बी अंडरस्टैंड की व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एनबीएफसी एंड अनरजिस्टर्ड एनबीएफसी। अब एक्टिविटी क्या होती है, अगर मैं एनबीएफसी की एक्टिविटी करूं ब्रॉडली, ये दो सर एक्टिविटी में ही एक्सक्यूज आप। मी सर, हाँ मैं यहाँ पे आपको यस। रोकना चाह रहा था। एक बहुत हाँ सिंपल क्वेश्चन शुरू की डेफिनेशन में आता है, जैसे आपने मेरे को बोला कि 50% इनकम जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आनी चाहिए, लाइक करेक्ट सर। लेकिन उन केसेस में क्या कि अगर आपकी 50% एक्टिविटी आ रही है तो इसका मतलब है मुझे कंपलसरी आरबीआई में रजिस्टर होना है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क क्राइटेरिया भी आता है। तो अगर मैं वो मैं आ रहा क्राइटेरिया, हूँ। हाँ यस। नहीं नहीं, मैं सर कुछ चीज पे आ रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक तो ये हो गया कि भाई आप एक्टिविटी कर रहे हो, 50% से ज्यादा आपको फाइनेंशियल आ रही है, तब तो आप वायलेशन कर रहे हो आरबीआई के एक्ट का, 1934 का। ठीक है, तो आप या तो आप ये एक्टिविटी करना बंद कर दो, या आप रिड्यूस कर दो, या आप लाइसेंस ले लो। अब जब आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो मैं आ रहा हूँ कि उसकी क्या कैटेगरी है, मतलब उसका क्या रिक्वायरमेंट है लाइसेंस लेने का। आप ये कहोगे कि नहीं मैं तो अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो एसेस नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगा, तो आरबीआई कहेगी ठीक है भाई, तो आप पेनाल्टी भरो, आप ये बिजनेस बंद कर दो, हम आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, आप ये एक्टिविटी करना बंद कर दो, क्योंकि हम राइट आपको गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। कल को पब्लिक का पैसा या पब्लिक मनी वहां पे इन्वॉल्व है, या कहीं पे कुछ फ्रॉड होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो? ना तो आप रिटर्न हमको फाइल करते हो। जी वो 50-50 टेस्ट इसके लिए कि जहां पे बहुत सारी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी खास करके जो ग्रुप कंपनी में होते हैं, कि जी किसी कंपनी में शेयर में डाल दिया, किसी कंपनी के प्रीफरेंस शेयर सीसीपीएस ले लिया, और जी उसके ऊपर जब उनका रेवेन्यू आता है, डिविडेंड, वो कंपनी जो पैसे ट्रांसफर होता है डिविडेंड के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में, वो एक्टिविटी को खास करके मॉनिटर लोग करते हैं 50-50 टेस्ट पे, कि भाई आपका जहां तक कोशिश करते हैं कि जो रेवेन्यू हो 50% से कम हो, ताकि एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े। राइट सर। ओके गौरव जी, हाँ। तो एक्टिविटी के हिसाब से दो होती है, लोन और एडवांस। लोन सबको पता है, पर्सनल लोन हो, हाउसिंग हो, कोई भी। एडवांस से मतलब कि हमने उनको इन्वेस्टमेंट में कर दिया, उनके इक्विटी में पैसे डाल दिए हैं, या अदर तरह के जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड एडवांसेस हैं। और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये एनबीएफसी के दूसरे क्लासिफिकेशन। नाउ अभी जो स्टार्ट होता है भाई, हमने सोचा कि मुझे एक एनबीएफसी बनाना है। हम मान लेते हैं हमारा रेवेन्यू 50% से ज्यादा है, हमें एनबीएफसी बनाना, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई एनबीएफसी को कि क्या बनाऊं मैं, ऐसे तो जाके होगा नहीं। लाइक कंपनी एक्ट की भाई, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन, सेम एनबीएफसी में भी है। एक डिपॉजिट टेकिंग होती है कि जो पब्लिक, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट उठा सकती है, मतलब लाइक बैंक। एनबीएफसी में देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब कि नॉन बैंकिंग जो बैंक की जैसी नहीं हो, बट वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी हो। तो आरबीआई अभी फिलहाल लास्ट 1.5 ईयर से वो डिपॉजिट टेकिंग का लाइसेंस देना बंद कर दी है, मतलब दे आर स्टॉप, नॉट कंप्लीटली स्टॉप, उन्होंने खाली होल्ड पे रखा है। तो
एनबीएफसी दो तरह की होती है, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट और दूसरी होती है नॉन एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, जो अराउंड वी कैन से कि 90% एनबीएफसी नॉन एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट होती है। वो पब्लिक को लोन तो दे सकती है, ठीक है, और इक्विटी मान लीजिए हम प्रेफरेंस शेयर उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। अपने यहाँ फिक्स डिपॉजिट या करंट जो करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। ये तो टाइप हो गई कि भाई मैंने आज सोचा चलो XYZ हम एक कंपनी बनाएंगे, अब हमारा समझ में आ गया कि हाँ वो 50% रेवेन्यू हमको इनकम एक्टिविटीज से आनी चाहिए या जैसी भी आनी चाहिए, और हमने अब डिसाइड कर हमें नॉन एक्सेप्टेंस डिपॉजिट करनी है, हम पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेंगे, हम लोन और इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट एक कैटेगरी समझ में एक अगला क्वेश्चन आता है कि बहुत जगह सुनिए सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो आरबीआई क्या कहती है कि आरबीआई के जो मास्टर डायरेक्शन है, अब हम कंपनी एक्ट, देखिए कंपनी एक्ट कैसा है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस करूं, वो सब कुछ दे दिया है मिनिस्ट्री ने कि भाई आप पढ़ो, जो जो सेक्शन आपको लगता है वो आप अपने हिसाब से कंप्लायंस करो, हम इसमें नहीं आने वाले। लेकिन यहाँ पे अलग है टोटली। आरबीआई कहती है भाई आप नॉन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो, ठीक है, पब्लिक नहीं लेते हो, तो क्या आप सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस हो, मतलब क्या आपका एसेट साइज, टोटल एसेट साइज की बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी हम बैलेंस शीट का एसेट का नीचे का टोटल देखते हैं, क्या वो 500 करोड़ से कम है या 500 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपका टोटल एसेट इंक्लूडिंग आपका फिक्स एसेट, आपका टेंजिबल एसेट, कैश बैलेंस, लोन एडवांस, सब कुछ मिला के जो हम बैलेंस का टोटल बोलते हैं, या हम कहीं बैलेंस शीट की साइज, अगर वो 500 करोड़ से कम है तो आप नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस हो। तो उसके लिए आरबीआई बोलती है ठीक है, ये आप नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस हो, तो आपके लिए ये डायरेक्शन, ये पूरा पूरा डायरेक्शन पढ़ लो, ये पूरा एप्लीकेबल होगा, आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपका कैपिटल रजिस्ट्रेशन के बाद या जैसे भी 500 करोड़ से ज्यादा होता है, तो आरबीआई बोलते देखिए भाई अब आप सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस, मतलब यू आर नाउ इन a such position who can influence the market, become a market leader। 500 करोड़ रुपए आपके हाथ में है तो आप डेफिनेटली लोन दोगे, तो जितना ज्यादा आप लोगों को लोन दोगे मार्केट में पैसा आएगा, लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको ये सर्टन रूल्स रेगुलेशन जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस एनबीएफसी मतलब जिनका कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा है, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस मतलब जिनका कैपिटल 500 से करोड़ से कम है। कैपिटल मतलब यहाँ पे मैं रिफर कर रहा हूँ टोटल एसेट से, नॉट ओनली शेयर कैपिटल और रिजर्व फंड से, उसमें मैं बाद में आऊंगा उसका मतलब क्या होता है। यहाँ तक क्लियर, कोई क्वेश्चन यहाँ तक अभी? नहीं सर, आई थिंक क्लियर है। ओके, सो अब हमने डिसाइड किया कि भाई स्टार्टिंग में हमारे पास इतना पैसे तो नहीं आएंगे, तो हमें करना क्या चाहिए। एज बीन अ कंपनी मैंने आज डिसाइड किया नॉन डिपॉजिट करना, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा 500 करोड़ से कम होगा। तो मैं क्लासिफिकेशन क्या, मैं काम क्या करूंगा, या आरबीआई कैसे आपको वॉच करती है, या आपका कंप्लायंस जो है। देखिए एनबीएफसी कंप्लायंस में बहुत सिस्टमेटिक है, आपको कई जगह ये हर एक चैप्टर पढ़ के उठा के देखने की जरूरत नहीं है। आप एक्टिविटी क्या करते हो उसके ऊपर आरबीआई का डायरेक्शन है, उसके ऊपर आरबीआई का सर्कुलर है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ये क्लासिफिकेशन इसके अंदर क्या आता है, सब क्लासिफिकेशन क्या, लोन कंपनी जो नॉर्मल लोन देती है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, गोल्ड लोन, जितना भी कस्टमर को लोन देती है, इवन लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप पब्लिक को न दे के आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट करते हो, लोगों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे आप हो गए इन्वेस्टमेंट कंपनी। आप जो है व्हीकल फाइनेंस करते हो, टू व्हीलर के लिए या थ्री व्हीलर के लिए, हैवी व्हीकल, ट्रक, बुलडोजर जो भी आता है, जेसीबी, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर के लिए जो भी मशीन आती है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप एसेट फाइनेंस। तो जो पहला कैटेगरी है जनरली इसी में सब लोग करते हैं काम, जो स्टार्टअप एनबीएफसी होती हैं, या तो आप लोन कंपनी हो गए, या तो आप इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप एक्टिविटी करेंगे, या फिर एसेट फाइनेंस, टू व्हीलर थ्री व्हीलर का लोन, ऑटो लोन दे दिया, कार लोन देना चालू कर दिए आप,
आपका टारगेट क्या है, आपका बिजनेस प्लान क्या है। तो आप इस कैटेगरी में आओगे तो आरबीआई का सेट ऑफ क्लासिफिकेशन उसके मास्टर डेटा में, मैं उसको आगे आप नोट कर लीजिए। इस चीज को मैं क्लासिक मास्टर डायरेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे आरबीआई का कंप्लायंस लिखा हुआ है। दूसरा एनबीएफसी हैं जो बहुत बड़ी ग्रुप कंपनी एनबीएफसी, जैसे जेपी इंफ्रा हुआ, या डीएलएफ स्टार्टिंग में था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड, डैम, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं। इनका क्या क्या होता है कि ये ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी आप जो ब्रिज देख रहे हो वांद्रा सीलिंग में, या जो भाईंदर की खाड़ी में नया ब्रिज बन रहा है, हाँ, या वो फिर जो आपका हमारी कंपनी बना रही है सर। यस सर, यस सर, उसी पे जो आप घोड़बंदर वाले रोड पे ब्रिज देख रहे हो, तो क्या जी। होता है वहां पे हजारों करोड़ लगते हैं, 2000 करोड़, 4000 करोड़। तो ये पैसा कौन रेज करता है? ये पैसा एनबीएफसी रेज करती है, जिसका प्राइमरी काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। कि वो बाहर से पैसा लाते हैं कमर्शियल पेपर से, अलग अलग, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट लेके आते हैं, और 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लोन देते हैं वो लोग। तो क्लासिफिकेशन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये कंपनी कैसी होती है कि कल को फ्यूचर में आपको पेमेंट बैंक सेटअप करना है, या यू वांट टू मेक गोइंग फॉर अ बैंकिंग सेक्टर, कि मुझे बैंक का प्रमोट करना है, तो कोर इन्वेस्टमेंट के नाम से ही है कि जिसका फोकस ओनली इन्वेस्टमेंट करना होता है ग्रुप कंपनी में। आप केवल ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आपका एसेट 100 करोड़ से ज्यादा है, यू आर क्लासिफाइड एज ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसके लिए हर एक, देखिए यहाँ पे जितना भी लिखा है 7 पॉइंट, सातों इस 7 पॉइंट्स के लिए आरबीआई का स्पेसिफिक डायरेक्शन रहता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी कंपनी को आप प्रमोट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइक कंपनी एक्ट कि कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा, अरे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। बट आरबीआई में स्पेसिफिक तो बहुत 7-8 पेज का हर एक कंप्लायंस है। डेप्थ इंफ्रा नेक्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ कंपनी, जो कि सामने वाली जो कंपनी जो एनसीडी इशू करती है या डेप्थ बॉन्ड इशू करती है बड़ी बड़ी, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। पांचवा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है मार्केट में आजकल, अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे तो ये बहुत फेमस है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, और ये बहुत ही ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होती है कि जिनका टिकट साइज ही 50,000 होता है, 50,000 रुपए का मैक्सिमम लोन साइज 50,000 रुपए, और वो उनको लोन देके जिनके पास कुछ भी, भाजी वाले को लोन दे दिया, ऑटो वाले को लोन दिया, वो किराना वाला जो चाय बेचता है उसको लोन दे दिया, या 5-6 लोग आंगनबाड़ी जैसे गांव में चलता है नॉर्थ इंडिया में, 5-6 लोग मिल के आए हमारे पास कि भाई हम वो खेती करना चाह रहे हैं, मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं, हम वो गन्ने का खेती करना चाह रहे हो, हम वो कॉर्न लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप या ग्रुप फाइनेंस करते, छोटे छोटे लोन में प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है, डिले पेमेंट चार्जेस नहीं होता है, रिकवरी भी बहुत अजीब, मतलब बहुत ही सिंपल रखी है आरबीआई ने। लेकिन क्या क्या छोटा लोन देते, 50,000 तक का लोन देते हो, उसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं हम। और इसके लिए बैंक भी बहुत प्रमोट करती है ऐसी एनबीएफसी को, और गवर्नमेंट का भी काफी इंसेंटिव मिलता है जब आप ज्यादा करके माइक्रो फाइनेंस में आप बिजनेस करते हो। फैक्टरिंग कंपनी क्या हुई, जैसे बिल डिस्काउंटिंग करना हुआ, ये ज्यादा चलता नहीं है बट डायरेक्शन में है। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, या आप कोई बॉन्ड आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, जैसे आप फॉरेन में पैसा भेजते हो, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बीजी, बैंक गारंटी, आप सामने वाले कंपनी को इशू करते हो जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो, तो वहां से आपको एक 180 डेज का पेमेंट का स्लिप आएगा। तो मैं 180 डेज वेट वेट ना करके मैं आज ही उसको फैक्टरिंग करा लूंगा, मैं उसी के बदले उसको मैं उस एनबीएफसी को दे दूंगा जो सिक्योरिटी, और मैं पैसा लेके यूज कर लूंगा। तो ऐसे में जो बिजनेस एक्टिविटी काम करती है कंपनी, उसको हम फैक्टर कंपनी बोलते हैं। ये रिसेंटली 5-6 साल में आरबीआई ने इसको दिया। इसके तहत जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो एयरटेल पेमेंट बैंक थी, पेटीएम बैंक थी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग, मतलब एक कंपनी होगी एनबीएफसी जिसका काम कुछ नहीं होगा, उसका काम क्या रहेगा
कि वो अपनी सब्सिडरी कंपनी ओपन करेगी जो बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम करेगी, पेमेंट बैंक का काम करेगी, जिसका दो एकदम मेजर एग्जांपल है, एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम। इन दोनों की जो पेरेंट्स कंपनी है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, जो एनबीएफसी, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। मतलब उसका एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, वो पूरा पूरा पैसा उसने मार्केट से लिया है, इक्विटी में, डेट में, जैसे भी, और वो अपने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है टू स्टार्ट अ बैंक, पेमेंट बैंक। स्टार्टिंग पेमेंट बैंक से होगा, फिर धीरे 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 अलग अलग पेमेंट में आती है। नाउ अब हम आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम यहाँ पे कि अगर आज के मुझे एनबीएफसी रजिस्टर करनी है, अगर मैं कहूँ मुझे आज एनबीएफसी बना, अब तो मैं इतना सारा समझ में आ गया कि लोन कंपनी क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है, मुझे गोल्ड लोन करना है, मुझे एसेट फाइनेंस करना है, या मुझे माइक्रो फाइनेंस में जाना है। जहां तक मैं करीब 15 से 20 कंपनीज जो मैं देख रहा हूँ, मेरे पर्सनल बोल सकते हैं कि मैं उनका काम देखता हूँ एज ए पार्ट टाइम, अपार्ट फ्रॉम माय डेली रूटीन, तो उनमें से ज्यादातर की कंपनी लोन कंपनी है, या इन्वेस्टमेंट है, एक्सेस फाइनेंस है, या फिर माइक्रो फाइनेंस है। ये चार जो है, यही एक्टिविटी मार्केट में ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा। ठीक है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है एनओएफ के लिए, मतलब अगर आपका कैपिटल, अभी तक तो मैं बात कर रहा था एसेट साइज, मतलब टोटल बैलेंस शीट की साइज पे बात कर रहा था, लेकिन जब आप रजिस्टर करने जाओगे कि एनबीएफसी को, तो आरबीआई सबसे पहला क्वेश्चन पूछती, भाई आप नेट ओन फंड क्या है, आपका एनओएफ, मतलब आपके पास कितना पैसा है काम चालू करने के लिए। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली 1 लाख रुपए की, क्या आप आरबीआई में एनबीएफसी बन जाओगे? नहीं, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन लेते समय आरबीआई के गेट पे ही बोलेंगे, भाई 2 करोड़ है तभी आना अंदर, नहीं तो भाई जाओ। हमें उससे आप 50 का टेस्ट कर रहे हो, वो ठीक है, मैं करूंगा, आप रजिस्टर करो एनबीएफसी में, 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 2 करोड़ रुपए आपका नेट ओन फंड, मतलब रिजर्व और आपका कैपिटल मिला के सर 2 करोड़ रुपया होना चाहिए। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई थिंक आदित्य वांट टू आस्क समथिंग। यस सर, प्लीज। हेलो Sir, my doubt is still not clear on investment company and core investment company, investment and loan credit company and core investment company. Can you अच्छा please अच्छा, श्योर clarify श्योर it श्योर once again? श्योर श्योर श्योर। देखिए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉर्मल जो शेयर्स में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड में करती हैं, उनके लिए कोई मिनिमम एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, आज आप 2 करोड़ हो, ठीक है, 2 करोड़ आप, मैं आता हूँ, आई थिंक आज आप अगर 2 करोड़ हो, एक मिनट, हाँ, आज अगर आप 2 करोड़ रुपए लेके एनबीएफसी चालू करते हो, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब किसी भी ग्रुप कंपनी में या अदर ग्रुप में आप जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप जाके लिस्टेड कंपनी का शेयर परचेज करो, ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट कंपनी में, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट। लेकिन जब आप तो और इन्वेस्टमेंट कंपनी में particular आते group हो, का हाँ, यू कैन जी गुड सी इन्वेस्टमेंट, लेकिन वहीं भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, ठीक है। लेकिन जब आप बोलोगे नहीं आरबीआई के जाके, सर मैं हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहते हैं, ठीक है, पहला क्या था, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी, आप अपने ग्रुप में इन्वेस्ट करो। मैं बोलता हूँ कि एक्स वाई जेड ग्रुप कंपनी है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल राइट मूव जी करके हमारे पास जी बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी, मेरे पास बहुत सारा मार्केटिंग, बीपीओ, केपीओ मेरे पास बहुत है, उसमें मैं एक एनबीएफसी रखा हूँ, ताकि वो सेक्शन 186 185 का मुझे कोई, मैं सारा पैसा अपने एनबीएफसी के थ्रू मूव कराता हूँ। कोई भी नई कंपनी जी ओपन करना, मैं उसके इक्विटी में पैसा डाल दिया, मैं उसको लोन दे दिया काम करने के लिए, मेरे ग्रुप में ही मैं हूँ, या ग्रुप के बाहर भी जी करता हूँ, ठीक है। उसके जी लिए एनओएफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एसेट साइज की कोई जी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो कि सर मुझे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बननी है, तो आरबीआई कहती है ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहते हो ना, तो आपके लिए कंडीशन है, पहला सबसे बड़ा कंडीशन है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट जो है 90% इन्वेस्टमेंट आपके ग्रुप कंपनी में ही होना चाहिए। अगर आप बाहर करते हो तो बंद कर दो, 10% में कर सकते हो बाहर, लेकिन 90% आपका जितना भी कैपिटल एसेट्स है आपका,
जितना भी आपके पास फंड है वो आप अपने ग्रुप कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, पहला। दूसरा भाई, आपका एनओएफ, आप अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहते हो तो आपका नेट ओन फंड जो है वो 100 करोड़ होना चाहिए। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 करोड़ यू कैन स्टार्ट। आज आपको लाइसेंस मिला, आपके पास 2 करोड़ कैपिटल है, आप उसमें 1 करोड़ इवन आप पूरा पूरा डाल दो किसी कंपनी में, उसमें कोई, आप अपने सब्सिडरी में डाल दो, आप अपने ग्रुप कंपनी में डाल दो, कोई कुछ नहीं बोल रहे। 2 करोड़ का म्यूचुअल फंड खरीद लो, 2 करोड़ का रिलायंस का शेयर खरीद लो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी। लेकिन जब आप कोर इन्वेस्टमेंट बनोगे तो उसका 2 रिक्वायरमेंट है, ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट 90% ग्रुप कंपनी का मीनिंग है वो है, और आपका एनएफ 100 करोड़ होना चाहिए, तभी आपको उसका अलग से लाइसेंस मिलेगा। वो देखिए, एक चीज आपने सर एक चीज आपने अच्छा समझा दिला। देखिए, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इसके लिए, और ये सेवेंथ वाले इसके लिए, अगर आप इसमें काम करना चाह रहे हो तो आपको आरबीआई से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, विदाउट उनके परमिशन। इवन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम ये एक्टिविटी करना चाहते, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे एग्जम्पशन उनसे क्लेम करूंगा आरबीआई से, बहुत सारे बेनिफिट मैं एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा आरबीआई से। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आरबीआई मुझको इसमें अलग से दे। अच्छा, एक सेकंड डाउट ये भी, हाँ सर क्लियर हो गया सर। सेकंड डाउट ये है कि ये माइक्रो फाइनेंस में तो टिकट साइज भी जैसे आपने बोला 50,000 के मैक्सिमम टिकट साइज होता है। हाँ, तो इसके लिए भी क्या नेट ऑन फंड्स 2 करोड़ की जरूरत होती 2 है? करोड़, हाँ 2 करोड़, 2 करोड़, इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं है। 2 करोड़ मिनिमम, 2 करोड़। 2 करोड़, हाँ 2 करोड़। उससे कम में अगर मान नहीं लीजिए नहीं किसी सर, को उससे कम में तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा सर, उससे कम में तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। आपको एनबीएफसी बनना है सर, आपको अगर एनबीएफसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या एनबीएफसी के लाइसेंस या एनी पॉइंट ऑफ टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपका एनएफ शुड बी 2 करोड़ मिनिमम, 2 से नीचे नहीं होना चाहिए। कल को मान लीजिए जैसे बोलते हैं कि अब चलो मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया 2 करोड़, कल को मैं बाईबैक कर लिया, या मेरा रिजर्व और सरप्लस था उसमें से मेरा कुछ माइनस नेगेटिव हो गया, लॉस हो गया कुछ, और मेरा 2 करोड़ से कम हो गया, आपको तुरंत ही आरबीआई को इंटीमेट करना है और नेसेसरी स्टेप लेना है टू इंक्रीज द एनओएफ। अच्छा, मिनिमम तो एनओएफ वो 2 करोड़ आपको चाहिए थ्रू आउट आपको 2 करोड़ का मेंटेन करना ही मिनिमम। पड़ेगा। यस यस यस, थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू मेंटेन 2 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया। और जब लाइसेंस आरबीआई देती है, लाइसेंस का उनका कंडीशन क्या रहता है, जैसे आप बैंक को आप आप पूछते हो ना कि भाई वो सीआरआर, एसएलआर, सीआरआर ना कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को इतना % अपने पास हमेशा रखना पड़ता है। तो आरबीआई भी सेम कहती है, आरबीआई कहती है भाई आपको जब प्रॉफिट हो रहा है, जिस साल से आपको प्रॉफिट होना चालू होता है, 20% आपने प्रॉफिट से निकाल करके एक स्पेशल रिजर्व में रखा करिए। हर साल हमेशा आपके पास 20% की प्रॉफिट होनी चाहिए, मतलब प्रॉफिट का 20% आपको एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर के लिए आरबीआई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो आप जब उनको बैलेंस, यस सर, यूटिलाइजेशन क्या होगी इसकी रिजर्व की? सर यूटिलाइजेशन आपको जब करना है, यू कैन टेक अ परमिशन फ्रॉम आरबीआई टू यूटिलाइज। आप कभी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग अ प्रायर परमिशन फ्रॉम आरबीआई। आप अगर बैंक का भी देखोगे, बैंक की बैलेंस शीट आप देखोगे तो उसमें भी एक रिजर्व फंड है जिसका कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं करते वो, सीआरआर का। तो सेम यहाँ पे भी है एक स्पेशल रिजर्व का। सो यहाँ तक तो जो भी था, अभी आई जस्ट शो कि अभी ये तो समझ में आ गया कि हमें भाई कंपनी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इफ आई कैन शो कि हाउ टू डू अ रजिस्ट्रेशन, जस्ट गिव मी, मैं आपको शेयर करता हूँ एक चेकलिस्ट। नाउ आपको विजुअल है मेरा स्क्रीन? जी सर, हाँ। सी, यह एक रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट है आज भी। जब आप अभी आप तो एक बेसिकली हमें समझ में आ गया भाई एनबीएफसी क्या होती है, हमें समझ में आ गया उसकी
बिजनेस की एक्टिविटी क्या करना है, लोन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोर इन्वेस्टमेंट में जाना है, माइक्रो फाइनेंस करना है, जो मैं बहुत देखता हूँ। आई थिंक नॉर्थ इंडिया से, इसके लिए मुझे बार बार नॉर्थ इंडिया दिखता है। आई थिंक ये साउथ और केरल में गोल्ड लोन बहुत फेमस है, ठीक है। साउथ में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में गोल्ड लोन कंपनी वहां पे बहुत ज्यादा है। जैसे आप मनापुरम देखोगे, मुथूट देखोगे, उनका हेडक्वार्टर सब कुछ बहुत ज्यादा, उनका फंडिंग वहीं से होती है, कर्नाटक से, बेंगलुरु से, तमिलनाडु से। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ज्यादा करके यूपी, नॉर्थ इंडिया, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नोएडा, इस सब में ज्यादा है, छोटा टिकट लाइन करने के लिए। अब रिक्वायरमेंट बंगाल में, लाइसेंस। हाँ सर, बंगाल में भी स्पेशली अगर आते हैं तो बंधन बैंक जो है वो भी पहले एनबीएफसी हुआ, ये हाँ करेक्ट करेक्ट, आप पकड़िए। इवन बंधन बैंक जो है एनबीएफसी थी, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक जो आजकल बहुत ही अच्छा एक्टिविटी कर रही है, उसकी जो वो आईडीबीएफसी बैंक थी, वो भी एक एनबीएफसी थी, उन्होंने मर्ज किया बैंक के साथ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बेनिफिट तो बहुत है एनबीएफसी का। तो आप जब रजिस्टर करने जाते हो, तो वहां पे आपको ये चेकलिस्ट आरबीआई देती है कि भाई आप मुझको ये चेकलिस्ट में डेटा दो। ओके, लाइक पब्लिक फंड, हमेशा ऐसे पब्लिक फंड आप करना चाहते, पहला क्वेश्चन वही होगा उनका कि भाई क्या पब्लिक डिपॉजिट लेना चाहते हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर, हमें पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेना। और देखिए ये चीज ऐसी नहीं है कि आज आपने अगर आरबीआई को किसी चीज के लिए मना कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे आपका क्वेश्चन भी था कि आज मैं बोला सर मेरे पास 2 करोड़ ही है, मैं इन्वेस्टमेंट की, मैं अपना प्लान सबमिट करूंगा सर, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। बट 2-3 साल के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, जैसे ही आपको लगा नहीं मुझे माइक्रो फाइनेंस में जाना है, मुझे कोर इन्वेस्टमेंट में जाना है, आप एक सिंपल लेटर लिख करके दे दोगे आरबीआई को, वो आपकी कैटेगरी चेंज कर देंगे, वहां पे ज्यादा आपको भाग दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप नॉन डिपॉजिट से डिपॉजिट जाओगे तो पूरा फिर से वो स्क्रूटनी होगा, ये चीज माइंड में रखें। आप किसी भी एक एक्टिविटी में रिसफल करते हो तब तो ठीक है, बट अगर आप डिपॉजिट से नॉन डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट से डिपॉजिट जाओगे तो पूरा इंस्पेक्शन फिर से होता है। अब यहाँ पे ये उन्होंने पूछेंगे कि आप मुझे बोर्ड रेजोल्यूशन सबमिट करो, आप मुझे एप्लीकेशन का जो 2 कॉपी मुझे एप्लीकेशन की चाहिए होती है, प्रॉपरली इंडेक्स। जैसे अगर आप में से किसी ने देखा, जब हम कोर्ट में कोई चीज सबमिट करते हैं, आप देखते हैं कि वो कोर्ट की फाइल बहुत बड़ी बनती है, वो इंडेक्स नंबर, हर एक पेज का एक नंबरिंग होता है, सीरियल नंबर, फ्लैग लगाया जाता है। तो उस तरह से करके फिर आपका पर्टिकुलर्स, मतलब कौन हो आप, आपकी केवाईसी, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर का पिछला 5 साल, उसका सिविल रिपोर्ट, इवन उनका डायरेक्टर का सिविल रिपोर्ट, शेयर होल्डर का सिविल रिपोर्ट। सिविल मतलब वो केवल सिविल नहीं, 3, 5 मार्क्स, इक्विटी अलग अलग है, मतलब सिविल रिपोर्ट भी देखी जाती है। आपका स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड किया जाता है कि आपके फ्यूचर में आरबीआई की जो भी गाइडलाइन होगी आप उसका पालन करोगे। मैनेजमेंट कौन सा है, क्या आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप से इन्वॉल्व हो, क्या आप कोई बैकअप है क्या आपके ग्रुप का, या फिर आप स्टैंड अलोन हो आपके, ये आप इस समय अप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप नई कंपनी हो तब तो अप्लीकेबल नहीं, बट अगर आप पुरानी कंपनी, मान लीजिए मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, जो मैं 50-50 वाला बता रहा, गौरव जी आप पूछ रहे थे, मान लीजिए मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ छोटा मोटा, अब मैं वो 50-50 टेस्ट से मैं ज्यादा जा रहा हूँ, मतलब मेरा जो इनकम आ रहा है इन्वेस्टमेंट से या लोन से, वो मेरा ज्यादा हो रहा है। तो जब मैं कहूंगा ठीक है मुझे अब आरबीआई का लाइसेंस लेना चाहिए, तो वहां पे ये चीज उनको देनी पड़ती है, 3 साल का रिटर्न, 3 साल में डायरेक्टर चेंजेस, 3 साल में शेयर होल्डिंग चेंजेस, ये सारी डिटेल उनको देनी पड़ती है, इनकम टैक्स का रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, सब कुछ। अगर मैं कहूँ तो ईच एंड एवरीथिंग जो जो है वो आपका इसमें कवर्ड होता है। पैन कॉपी, डायरेक्टर, देखो सिबिल की मैं बात कर रहा था, सिबिल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फॉरेन है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा कि हम जो चैप्टर है आरबीआई का जिसमें लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होता है 45 आप आरबीआई एक्ट, उसके अंदर लिखी हुई है कि आप फेयर प्रैक्टिस कोड, कस्टमर ग्रीवेंस पॉलिसी, ये सारी चीज आप मुझे दो बना के। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे ना तो अराउंड 31 स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट, बैंक में आपने जो 2 करोड़ डिपॉजिट किया है, यहाँ पे है जगह बैंक सर्टिफिकेट है, बैंक डिपॉजिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपका है कि बैंक में आप जो 2 करोड़ है कहाँ पे है, तो बैंक का सर्टिफिकेट लगता है कि आप सर्टिफिकेट मुझे दो कि आप सच में आपके पास 2 करोड़ है कि नहीं है, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास 2 करोड़ है कि नहीं। यहाँ आप देखिए मैं लिखा था
जी डिटेल ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, लेटेस्ट एनओए ऑफ, ये सारी चीज। तो जब आप ये सारी चीज देते हो, जी व्हेन यू गिव ऑल दिस डिटेल, जी उसके बाद सर एक छोटी सी क्लैरिटी चाहिए। जी लाइक सर बोलिए। आज अगर अपना एक क्लाइंट आ जाए हमारे पास और वो बोले कि मुझे एक हम्म नई एनबीएफसी रजिस्टर करानी, और वो यही बोलता हम्म, है कि हमें नॉन डिपॉजिट टेकिंग रजिस्टर करानी, तो जी जब हम आरओसी में जाते हैं तो उस स्टेज पे हमको आरबीआई से कोई लेटर मिलता है इसके लिए कि वो करेक्ट कई बार मांगते हैं इन करेक्ट करेक्ट सर, प्रिंसिपल वेरी अप्रूव? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं सर, ऐसा इवन जब मैंने भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था 2018 में, रैन जी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड करके, हाँ, वो तो शेयर उस करिए समय ये सर। नया हाँ नया आया। जी जी जी, वो सब नया नया आया था। तो उसमें जी क्या है ना, आरबीआई कोई भी आपको, आरओसी वाले पता नहीं उनको कौन ट्रीट करता है, सीआरसी वालों को जो दिल्ली में है, जी आरबीआई कभी भी प्री अप्रूवल या कोई एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट, लेटर ऑफ इंटेंट नहीं इशू करता है। तो क्या होता है, आप पब्लिक, तो इसमें ना आज आई थिंक वो लोग भी अब समझ गए हैं। तो डायरेक्टर्स को, जो प्रपोज डायरेक्टर होते हैं कंपनी को ना, उनको एक जी डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जी मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद मैं बिजनेस एक्टिविटी तभी चालू करूंगा जब मैं आरबीआई से लाइसेंस मिल जाएगा, और अगर नहीं राइट। मिलेगा तो आई विल क्लोज द कंपनी। तो ऐसा एक डिक्लेरेशन लेटर स्पाइस में अटैच करना पड़ेगा। दैट मीन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। वो ये क्वेश्चन बहुत आता है यस सर। कि नहीं हम नहीं लोग सर, सोचते ये हैं कि बहुत आरबीआई में, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो अगर हमने आज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि ये जो चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स है ये सब हमें श्योर। इकट्ठा करके उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ अगर हम वो क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, तब हम जी। आरबीआई को अगर हम अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हम्म आज मुझे अगर एक असाइनमेंट आ गई कि किसी ने बोला मुझे एक इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी बनानी है एंड आई एम रेडी जी टू जी इन्वेस्ट अप टू 2 करोड़ रुपीज, तो मुझे उसको जो जी सबसे पहला प्रोसेस है कंपनी बना के देनी है, जिसके अंदर मुझे जी सिर्फ डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन लगानी है, ये बोलते हुए कि अगर कंपनी जी। इनकॉर्पोरेट होगी तो हम आरबीआई की हाँ कंप्लायंसेस करेंगे। उसके बाद जी आरबीआई की ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पूरी करके आरबीआई को सबमिट करना है, और उसके बाद अगर जी आरबीआई सेटिस्फाइड होगी तब वो अपने को जी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगी, एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू डू दिस एनबीएफसी वर्क। यस सर, थोड़ा सा मैं इसको जी आई कैन प्लीज। पुट दिस वे, कि आज हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि भाई बोलता है मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, भाई मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, एक एनबीएफसी बनानी है। मैंने कहा जी ठीक है, आपके पास कंपनी है? बोलेगा नहीं, मुझे कंपनी भी नया बनानी है। जी ठीक है, मैं अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो जब मैं वहां लिखूंगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो जी आरओसी वाला पूछेगा भाई आप सर्टिफिकेट लेके आओ सेबी का, या आरबीआई का, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, या आईआरडीए का। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि जब राइट। मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो मैं इस पर्टिकुलर रेगुलेटर के साथ जाऊंगा और रजिस्ट्रेशन ले लूंगा, और मान लो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो मैं कंपनी ही बंद कर दूंगा, मैं एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं चालू करूंगा विदाउट ऑब्टेनिंग अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर कंसर्न डिपार्टमेंट। ऐसा करके मुझे कंपनी बन गई, मेरा एमओए आ गया, मैंने जी 2 करोड़ कंपनी में डाला, और INC 20 ये भी सर्टिफिकेट मैं आरओसी में फाइल कर दिया कि भाई मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि मेरे जी पास शेयर कैपिटल आ गया है 2 करोड़ फंड्स रुपए आ का। गए। ठीक है, फंड आ गया मेरे पास 2 करोड़। अब मैं क्या करूंगा, सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने चेकलिस्ट दिखाई आपको, जी सारी चेकलिस्ट मैं बनाऊंगा, उसका प्रॉपर करूंगा, उसका 2 सेट तैयार करूंगा, जी और इस पर्टिकुलर साइट पे आऊंगा, जी कॉस्मोस आपको अगर दिख रहा है ये साइट, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर फॉर द कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वी कैन क्लिक हियर। और हमें एनबीएफसी करना है कि नहीं करना, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो एक एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगी, उसमें तो बहुत सारी चीजें आती है, मैं अभी दिखाता हूँ उसको। आप वो डिटेल भरते हो, उसका आप प्रिंट आउट लेकर के साइन करते हो, और फिर यहाँ पे एनबीएफसी, ये वाली छोड़ दो, ये नॉट मैंडेटरी, ये किसी के लिए ऐसा ही दिया आरओसी ने। यहाँ पे टाइप सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट द टाइप और अपलोड करो। जब आप यहाँ पे आओगे, चूज द फाइल, तो जो एक्सेल सीट का पीडीएफ बनाए रहोगी वो यहाँ पे अपलोड की जाती है। अपलोड करने के बाद, अपलोड किया और फिर उसके बाद आप स्टेटस चेक करते हो, वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या हुआ, क्या डॉक्यूमेंट। नॉर्मली वो ईमेल पे कम्युनिकेशन होता है, ये तो खाली बस डॉक्यूमेंट एक बार लेना का है, ज्यादा करके दे कम्युनिकेट वाया ईमेल ऑनवर्ड, कि कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कोई चीज वो बार बार आपसे मांगेंगे।
मैं आपको एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करते समय वो चीज पूछी जाती है। विजिबल है सर, आपको दिख रहा है? हेलो। यस सर, विजिबल है। हाँ, विजिबल। तो जहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया था तो ऐसा एक एप्लीकेशन डाउनलोड होता है। आई थिंक ठीक है, पहला। लाइफ में हम लोग सर पहली बार ही देख रहे हैं एटलीस्ट। ओके, तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये दो चार चीजें AI का वो एक्सेल में अपडेट करने के लिए पूछता है। जब आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2, ऑलवेज सेलेक्ट टाइप 2। टाइप 1 मतलब डिपॉजिट के लिए है। एंड देन आप कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला 3 कंपनीज हैं, MFI, DFI, टू, सॉरी टाइप 2 में नहीं, टाइप 1। एंड देन यही आता है। दरअसल उसे कोई मतलब नहीं है सर, आप इनमें कोई भी डाल दो, लोग बोलते हैं। अब आपका कंपनी का पूरा डिटेल, आप जो भी आप करना चाहते हो, ये आपका चेंज होता रहता है। एक्चुअली मैंने मुंबई सेलेक्ट किया था, इसके लिए मुंबई का है, ये डाउनलोडेड है पुराना मेरे पास। और पूरा डिटेल आपकी आएगी। देखो इसमें फिर से वो अनेक्सेस जो मैं PDF में दिखाया था वो यहाँ पे भी दिखता है, पूरा अनेक्सेस क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, और हर एक डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। फिर आपको ये सब भरते हैं, भरना होता है कंपनी का डिटेल। कुछ आपको सर्टिफिकेट है ऑडिटर का। देन आपका आपकी करंट क्या है, कैपिटल कितना है, यहाँ पे आपका कैपिटल फ्रीजर, यानी पूरा डिटेल आप समझ जी सकते हैं कि फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट डाल रहे हो। आप अगर MFI के लिए जा रहे हो तो आपको ये है। तो इस तरह का चीजें एक्चुअली सारी आती हैं यहाँ पे। राइट, फेयर आइडिया हुआ। ये जैसे हम सारा, लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भरते हैं या रिजल्ट की XBRL भरते हैं, दिस इज मोर और लेस लाइक एन यस सर, XBRL फॉर्मेट जिसमें अपनी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन हमको डालनी है और फिर वो जहाँ यस से आपने सर। लिंक बताया वहां से अपलोड करना है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ ही अटैच होते हैं कि कैसा रहता है? नहीं नहीं, तो जब मैं अटैचमेंट की बात किया तो साइट के ऊपर जा करके यहाँ पे तो साइट पे ये तो खाली वही एक्सेल शीट ही अपलोड होती है। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो भी अटैचमेंट कम से कम 20-25 अटैचमेंट होता है तो वो जा नहीं पाता है। और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल की इशू क्या है ना, कि जब आप अपलोड करोगे, यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको एक ऑटो जनरेट ईमेल आएगा। जिस ईमेल में आपका वहां पे बोल सकते हैं जो डीलिंग हैंड होता है, मतलब RBI का जो असिस्टेंट मैनेजर रहेगा उस लाइसेंस डिपार्टमेंट का, उसका नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल और ये सब चीज आती है। तो उसका जो ईमेल आईडी, उससे आपको सारे डॉक्यूमेंट PDF का वो स्कैन करके भेजना होता है। और RBI का ईमेल की साइज है 5 MB। तो आपको या तो आप 1 बाई 1 अपलोड करो सारी चीज विजिबल में, या तो उनको आप एक गूगल ड्राइव या क्लाउड का एक लिंक उनको शेयर करो, जाकि वहां से डाउनलोड कर सकें। वो इस चीज को एक्सेस करते हैं। अगर आप उनको वन ड्राइव का लिंक दे दिया, या आपने क्लाउड का लिंक दे दिया, या आपने गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया उस ईमेल में, तो वहां से वो डाउनलोड कर लेंगे सब कुछ PDF कॉपी। लेकिन साथ ही साथ आपको 2 सेपरेट फाइल बनानी है, फिजिकल हार्ड कॉपी। लॉकडाउन में उन्होंने इसके लिए वेवर दिया है कि जो भी कंपनी लॉकडाउन में एप्लीकेशन कर रही है उसको फिजिकल सबमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइम में देखो तो 2 सेट आपको सबमिट करना होता है पूरे डॉक्यूमेंट। ये प्रोसेस, ये सब सबमिट करने के बाद अगर सब कुछ ऑर्डर में रहता है, 9 महीने में आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो इट विल टेक 9 मंथ। 6 to 9 मंथ सर, अच्छा, इसीलिए मिनिमम। अगर लोग। सब कुछ एक, हाँ सब कुछ सर अगर ऑर्डर में रहा, अगर, जी और इवन ये टाइमिंग, मैं बहुत बड़ा ENY या KPMG भी एक NBFC में अभी मुझे हाथ में आई है, जी उसका लाइसेंस एप्लीकेशन ENY ने किया था। जी। बट उनको भी इस पर करने में 11 महीने लग गए थे, उनको भी वो टास्क कंप्लीट करने में 11 महीने लगा इस लॉकडाउन में ही। अभी जी आई थिंक मार्च और अप्रैल आई थिंक में उनको लाइसेंस मिला है, और कुछ 11 महीने के बाद मिला है। उन्होंने एप्लीकेशन कुछ जुलाई, लास्ट जुलाई में किया था। तो जुलाई, ये आई थिंक जुलाई में नहीं, जी मतलब उससे पहले किया था, जो भी तो मई में किया था। यही वो रीजन है जिसके लिए सब लोग NBFC रेडीमेड ढूंढते रहते हैं। आई थिंक हमको ये बहुत हाँ, रिक्वायरमेंट आती है कि NBFC है क्या कोई रेडीमेड,
तो उसका रीजन यही हो गया कि करेक्ट 11 महीना बनाने में लगेगा, तो उतना वेट करने से अच्छा प्रीमियम दे के आज के दिन में कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोग खरीदने की प्रेफरेंस देते हैं। करेक्ट करेक्ट सर, क्योंकि कैसा होता है कि कम से कम 8 से 11 महीने, बट मैंने 3-4 लोगों को देखा है जो आ, है या जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो जी प्रिफर करते हैं कि खुद का रजिस्ट्रेशन खुद का ही कंपनी, हम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, या हमारा ब्रांड नेम। क्यों, क्या होता है ना सर, मैनेजमेंट चेंज करना या उस कंपनी एनबीएफसी कंपनी का नाम चेंज करना एक बहुत बड़ा हेडेक है। ओके। जिस तरह से आरओसी में आप देखते हो कि नहीं हम फॉर्म फाइल कर दिया, नाम अप्रूव हो गया, वो तो एक अलग चीज है, बट आरबीआई में जब जाते हो ना, अगर आपने हर एक चीज कंप्लायंस सब कुछ सही किया तो नहीं हेडेक होगा, बट अगर जी आपने कहीं पे डिले किया है, कहीं पे आपने कुछ चीजों को लेट कंप्लायंस किए हो, तो फिर आपको अप्रूवल मिलने में देरी होती है, फिर वो एक एक चीज पूछना चालू करते हैं। तो ये तो एक ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा सर कि आई थिंक आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है आरबीआई की है, क्योंकि जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर बताया तो रहे 15 हैं। तो 15 साल में का ही एनबीएफसी का काम किया हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है सर, बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहा है सर, तो प्लीज। हाँ, मतलब देखो सर, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने, बहुत सारे लोग हैं, मैं जितना सीख पाया हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि नाम चेंज करते समय जब जाते हो ना आप, तो अगर आपका कुछ अंदर लिंक है, जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे साथ एक लोग हैं जो एक्स सर आरबीआई ऑन में। रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग हो रही है सर, यही चीजें जरा सोच के हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ठीक है, सही कहा, नहीं सही कह रहे हैं। तो मतलब हम ये सब चीज काफी देखे हैं, वहां पे तो बहुत कुछ होता है। सो अभी बैक टू द टॉपिक। तो अभी तो हम एक चीज समझ गए कि भाई एनबीएफसी क्या होती है, एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करता हो। यहाँ तक अगर रजिस्ट्रेशन पे किसी को कोई अभी भी डाउट है तो दे कैन आस्क नहीं सर, कोई एनीवन, डाउट की अगर आप, नहीं लग रहा है, हेलो, कोई डाउट तो नहीं लग रहा है सर। ओके, थैंक यू। अगर सर आपने बहुत अपार्ट अच्छा फ्रॉम दिस, देखो एक्सप्लेन एक किया। चीज सर, मैं हाँ आगे भी बिल्कुल। बोल रहा हूँ कि अगर आपको आगे भी कभी ऐसा लगता है कि कुछ पूछना है, तो नंबर लेकर के आप कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेशन तक ही है मेरा, आप सेशन के बाद भी कॉल कर सकते हो। अगर आपको तभी कुछ याद आता है कि नहीं ये चीज मुझे डाउट लग रही है, मैं क्या पूछूं यार, ये कहाँ पे जाऊं, तो यू कैन आस्क। तो नाइस ठीक है, सर। तो अभी हम आ गए भाई, हमारा कंपनी बन गया, इनकॉर्पोरेट हो गई। अब सबसे बड़ा तो हेडेक होता है, इससे आरओसी में होता है कि भाई अभी एनुअल कंप्लायंस कौन करेगा। ऐसे आरबीआई में भी है कि भाई मुझे एनुअल फाइलिंग करनी है। अब उसके भी नाम अलग अलग, जैसे अब आरओसी में नाम अलग थे पहले, पहले का नाम तो ये जो भी डॉक्यूमेंट होता 32 होता था, और फॉर्म 5, फॉर्म 3, फॉर्म 8, अब उसके बाद नाम चेंज हुआ, तो बहुत सारे ग्रुप में भूलने लगा कि भाई मैपिंग क्या है, पुराने एक्ट का ये फॉर्म का नाम था, नए एक्ट का ये था। आई थिंक अब अक्टूबर में फिर से नाम चेंज होंगे फॉर्म के। आरबीआई में भी ये हेडेक अभी थोड़ा सा आ गया है, क्योंकि आरबीआई का फाइलिंग का पोर्टल चेंज हो गया है। पहले हम उनका कॉस्मोस से पोर्टल से फाइलिंग करते थे, जिसमें अगर आप ये सेट ऑफ रिटर्न देखोगे, ये वाला सारे सेट रिटर्न कॉस्मोस का, तो उनका पुराना फॉर्म का नाम है। ये फॉर्म अप्लीकेबल होते हैं एनबीएफसी जिनकी कैपिटल एसेट साइज, सॉरी, जिसका एसेट साइज 500 करोड़ से कम होता है, मतलब नॉन सिस्टमेटिक। तो ये सारे फॉर्म अप्लीकेबल होते हैं पुराने फॉर्मेट के हिसाब से, पुराने पोर्टल के हिसाब से। नया पोर्टल के हिसाब से ये आपके पास 4 फॉर्म है खाली, ये आपको सबमिट करना होता है। अब आरबीआई क्या की भाई, माइग्रेशन के लिए क्या उन्होंने किया कि टिल 31 मार्च 21 तक आपको कॉस्मोस में और एक्सबीआरएल में दोनों में फाइल करना है। अगर किसी का पुराना रिटर्न बाकी है तो आप प्लीज कॉस्मोस में जाकर के फाइलिंग कंप्लीट करिए। 1 अप्रैल 21 से ऑनवर्ड खाली आपको एक्सबीआरएल रिटर्न ही करना है। कॉस्मोस को उन्होंने बंद कर दिए हैं कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जितने भी रिटर्न आपको फाइल करने, आप एक्सबीआरएल मोड में ही फाइलिंग करिए, कॉस्मोस में मत फाइल करिए। तो मैं क्विकली आपको खाली कॉस्मोस में कौन सा रिटर्न अप्लीकेबल किसके लिए होता है मैं बता रहा हूँ। जब आप एनबीएस 8 देखते हो, ये उसके लिए है जिसकी कैपिटल जो है
100 करोड़ मतलब कैपिटल मतलब एसेट साइज 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ के बीच में होती है, उसके लिए एनबीएस 8 है। अगर आपका कैपिटल 100 करोड़ से कम है तो आपको एनबीएस 9 फाइल करना होता है। ये एनुअल रिटर्न है, मतलब साल में एक बार बिफोर 30 मई, इसका ड्यू डेट पे ही मैं आता हूँ। इसका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है 30 मई। 30 मई से पहले यानी कि 2 महीना में आपको या तो प्रोविजनल फाइल करिए या तो ऑडिट हो गई है तो ऑडिटेड फाइल करिए। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो एनबीएफसी हैं जो कि बहुत ज्यादा डील नहीं कर पाई हैं, अपने ग्रुप में एनबीएफसी ओपन करके बैठ गए हैं खाली, तो उनका ऑडिट सितंबर में होता है। ऑडिट तो क्या, ऑडिट तो सितंबर में डेट डाली जाती है, बट आरबीआई कहती है ठीक है आप सितंबर में ऑडिट करना चाहते हो करिए, नो डाउट, बट आप प्रोविजनल मुझे फाइल कर दीजिए भाई। मैं तो इतना रिलैक्सेशन आपको दे रहा हूँ कि आप प्रोविजनल फाइल करिए। जैसे ही आपका ऑडिट कंप्लीट होता है विद इन 1 मंथ यू कैन फाइल अ फाइनल वन। ठीक है, तो ये दोनों रिटर्न जो है ये वाला और एनबीएफसी 9 एनुअल रिटर्न है। ये 100 करोड़ का एसेट साइज जिसका है उसके लिए 2 करोड़ से लेकर के 100 करोड़, ये है 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़। और इसी रिटर्न का नाम जो है एक्सबीआरएल में डीएनबीएस कर दिया है, डीएनबीएस 02, मतलब दोनों को मिला के एक कर दिया भाई। 2 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक की अगर आपकी कंपनी है तो आप डीएनबीएस 2 फाइल करिए, और इसका ड्यू डेट सेम वही है 30 मई। एवरी ईयर 30 में आपको फाइल करना है। इवन इसमें एक चैलेंजिंग ऐसा भी लगता है, आरओसी में सब 15 महीने का बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन आरबीआई क्या कहती है, अगर आपको लाइसेंस जो है 25 मार्च को भी मिलता है तो आपको अपना बुक जो है प्रोविजनल बेसिस से 30 मई को, उसी साल की 30 मई को आपको एनुअल रिटर्न डीएनबीएस 2 फाइल करना है। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज लाइसेंस, मैंने एप्लीकेशन किया था जुलाई 2020 में, मुझे सर्टिफिकेट मिला आकर के मार्च 2021 में से पहले, लेकिन तो ये जो 2021 का मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 का रिटर्न मुझे डीएनबीएस 2 में फाइल करना ही पड़ेगा, भले तो वो ऊपर कैपिटल और रिजर्व भी आएगा, बट फाइल करना ही करना है, भले से आपको आरओसी के हिसाब से नहीं करना है। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो फॉर एग्जाम्पल कि अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुई और आप इसमें चालू कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको जैसे ही फाइनेंशियल क्लोज होता है मार्च में, तो आपको दिसंबर में आपको मई में 30 मई से पहले आपको डीएनबीएस किसी भी हालत में फाइल करना, आइदर प्रोविजनल या फिर आप इसको ऑडिटेड, अगर आपका ऑडिटेड अवेलेबल है तो। राइट सर। हाँ सॉरी, नाउ अब हम आ जाते हैं कि ये तो रहा एनुअल रिटर्न की बात कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। अब आपकी कंपनी मान लीजिए 100 करोड़ से ज्यादा है, आप अगर देखो, अगर आप 2 करोड़ हो मतलब 0 से लेकर के 100 करोड़, सॉरी 2 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के बीच में हो, तब आपको केवल ये रिटर्न फाइल करना होगा, एनुअल रिटर्न है। आपको एक्सबीआरएल के हिसाब से डीएनबीएस 10 मतलब ये क्या था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट, ये भी एनुअल है कि मतलब आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एक आरबीआई को एक सर्टिफिकेट देता है। क्या देता है सर्टिफिकेट का कि भाई ये कंपनी एनबीएफसी की एक्टिविटी कर रही है एज पर सेक्शन 45 आईसी ऑफ द आरबीआई एक्ट, और इसका एनओएफ इतना परसेंट है, इसका एसेट इतना है, इसका एनपीए इतना परसेंट है, और बाकी की सारी कंप्लायंस इन्होंने टाइम से किया है, ऐसा सर्टिफिकेट देता। पहले ये हार्ड कॉपी हम लोग उनको कोरियर के थ्रू भेजते थे, अब उसका एक एक्सबीआरएल का रिटर्न बन गया है डीएनबीएस 10। ठीक है, अब दूसरा है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कंपनी ने फॉरेन में कुछ सब्सिडरी ओपन करके रखी है या फॉरेन में कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है वहां पे, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी है। पहले ये फिजिकल होता था तो बहुत सारी कंपनी नहीं करती थी, बहुत सारी कंपनी ये रिटर्न फाइल करती ही नहीं थी। तो जब इनको मैं किसी को बताता हूँ सर ये भी रिटर्न, बोलते हैं हमने तो पहले किया ही नहीं है, तो हमने बोला वो हार्ड कॉपी था। अब देखो सबको पता है हार्ड कॉपी किधर जाके आरबीआई के डेटा में फंस जाता है, सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब आरबीआई जो ऑनलाइन जब से एक्सबीआरएल पोर्टल आ गया तो उन्होंने बोला कि आपको ये भी फाइल करना है, तो
ये अप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 करोड़ से लेकर के तो आपको ये भी जो फाइल करना है करना। तो अगर मैं कहूँ कि एक एनबीएफसी जिसका कैपिटल 2 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक है, उसके लिए रिटर्न है एनुअल रिटर्न डीएनबीएस 2, एनुअल रिटर्न डीएनबीएस 10 जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट है, डीएनबीएस 13 ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अगर आपने फॉरेन में इन्वेस्ट किया है। ये आपको कोई भी एनबीएफसी हो उसके लिए 3 रिटर्न तो मैंडेटरी है ही है। ये क्वार्टरली है, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये क्वार्टरली रिटर्न है। और ये दोनों, ये वाला रिटर्न और ये आपका जो है ये एनुअल रिटर्न है। बट अगर आपकी कंपनी जो है 500 करोड़ से कम आपका एसेट्स है लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा है, तो आरबीआई कहती है ऐसे में, क्योंकि आप ऐसे पोजीशन पे हो, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया है तो आप ऐसे पोजीशन पे हो कि आप मार्केट में इन्फ्लुएंस ला सकते हो। मतलब चाहे आप ज्यादा रेट पे लोन दे करके इन्वेस्टमेंट करके या कम रेट पे लोन है और इन्वेस्टमेंट करके आप मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मतलब आपकी वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेशन ना आए, हो सकता है लोगों में खरीदने की क्षमता बढ़ जाए। जैसे बजाज फाइनेंस है, मुझे आज लैपटॉप खरीदना है, गया अल्लाह पते बजाज स्वैप किया, मेरे पास लैपटॉप आ गया। मोबाइल खरीदनी है, 10,000 का मोबाइल भी खरीदनी है, मेरे पास आ गया। तो ऐसी जो लोगों की कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस जो कंपनी करती है, जिसका क्लासिफिकेशन लोन कंपनी में होता है, अगर वो 100 करोड़ से ज्यादा है तो आरबीआई कहती है भाई आप ना मुझे मंथली बेसिस पे, ये मंथली रिटर्न है और ये क्वार्टरली रिटर्न है, आप मुझे मंथली बेसिस पे एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच कि आपका एसेट्स कितना है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, इसका आप मुझे रिटर्न भैया दिया करो। कब दोगे? जब आप 100 करोड़ के एसेट से ऊपर पहुंच जाओगे, यानी कि आपका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। तो ये जो 3 रिटर्न आप करते थे, इसके साथ साथ आप मुझे ये भी रिटर्न दीजिए, ये मंथली रिटर्न है और ये आपका क्वार्टरली रिटर्न है एसेट्स के बारे में। मतलब लायबिलिटी, एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच कि भाई आपका एसेट्स कितना है मंथली बेसिस पे, कितना आपका एसेट्स है, क्या उसका मैच्योरिटी पैटर्न है, क्या आपका डिफॉल्ट रेशियो है, और क्या आपका क्वार्टरली बेसिस पे आप कैसे एसेट्स को मिसमैच करते हो। दैट्स गॉट पॉइंट। सर यहाँ छोटा सा क्वेश्चन था सर। ये जो एसएससी रिपोर्ट है, आई थिंक अभी पीछे कुछ सर्कुलर मैंने देखा था, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये ऑडिटर फाइल करेगा, जो टेक्निकली पीछे हम लोग फाइल करते थे। आप देखो सर, वो टेक्निकल, सर मैं उस टेक्निकल चीज पे आ रहा था जी। आप तो जो ये सर्टिफिकेट है, पहले क्या होता था, ऑडिटर दे देता था बैलेंस शीट के साथ ही साइन करके। अब कंपनी उसको कोरियर के थ्रू भेजती थी, हार्ड कॉपी भेजती थी, जैसे भेजती थी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो बहुत बार ऐसा आरबीआई की तरफ से ईमेल आया कि भाई, तो वो लोग अपनी जो रिस्पॉन्स है वो ऑडिटर के ऊपर डाल देते थे कि सर ये तो ऑडिटर सर्टिफिकेट, आई थिंक ऑडिटर भेजा होगा आपको, बहानाबाजी इधर से उधर करना। तो आरबीआई ने क्या बोला, ठीक है ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये मैं एक लॉगिन आईडी, जो आपका कंपनी का एक्सबीआरएल पोर्टल पे एक आईडी बनेगी, उसी आईडी के साथ एक सब आईडी बनेगी, जूनियर आईडी बनेगी, जो ऑडिटर ही एक्सेस कर पाएगा। ऑडिटर का नाम होगा, ऑडिटर का पैन नंबर होगा, ऑडिटर का फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और वो अपना जैसे ऑडिट कंप्लीट करेगा उसके 1 महीने के तहत ये रिटर्न उसको अपलोड करना रहेगा। इसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर, या वो तुरंत जैसे ऑडिट किया आज साइन कर रहा है 3 जुलाई, आपको भाई 2 अगस्त से पहले आपको रिटर्न अपलोड करना है। दिस इज अ वेरी गुड कंप्लायंस। अगर आप नहीं कर पाते हो 31 दिसंबर आपके, क्योंकि बिकॉज आप ऑडिटर हो भाई, आपके पास बहुत काम है, 31 दिसंबर तक आपको अपलोड करना है, तो ये ऑडिटर अपलोड करता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल में देखा गया है सर, कि आईडी बना लेते हैं लोग, क्योंकि भाई अपलोड तो करना है, बट अपलोड करते कंपनी वाले ही। जी ठीक है, तो प्रैक्टिकल में ये फॉलो नहीं जो आरबीआई ने बोला है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि ये ऑडिटर को अपलोड करना चाहिए। ओके। पर जैसे आरओसी में सर अपन लेट फाइल करते हैं तो पैसा देना पड़ता है, 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी है, तो यहाँ पर क्या है? वेरी नाइस सर। हाँ, ये आज सुबह ही किसी ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो आप हमें भी बताइए। देखिए सर, हाँ नहीं मैं रिजल्ट बता रहा हूँ सर। अभी तक जहां तक मैंने देखे हैं कि अगर आप एक बार गलती करते हो, 2 बार या 3 बार गलती करते हो, आरबीआई इसको इग्नोर करती है। हाँ,
ये दिस इज इग्नोरेंस ओनली अगर आप नॉन सिस्टमेटिक हो, मतलब आप 500 करोड़ से कम हो तो एक या दो बार की गलती आपकी बोलते ठीक है भाई इट्स ओके, उसमें कोई इशू नहीं, आपकी गलती हो गई, आप एक मुझे लेटर लिख के दे दो कि जो भी रीजन था, मेरा ऑडिट नहीं हो पाई थी या भूल गया मुझे आता नहीं, जो भी आप रीजन लिखना चाहते हो आप दे दो, मैं मान लूंगा। लेकिन आप पता चला कि भाई आप हर साल ही यही काम करते हो, हर रिटर्न ही डिले करते हो, और आपको रिमाइंडर देने के बाद भी आप मानने को आप उतारू हो गए, मैं गलती करूंगा, लेट करूंगा ही करूंगा। आप कोई भी फाइलिंग, जैसे कोई भी कंपनी देखो, खास करके मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ क्योंकि मैं उसमें काम किया हूँ, मतलब उनको पता है कि लेट पेनाल्टी लगने वाली है, सब कुछ है, बट वो डिले करेंगे, पता नहीं क्यों, वो हमको समझ नहीं आता। तो आरबीआई कहती है भाई अगर आप हमेशा गलती करोगे ना तो मैं आपको शो कॉज नोटिस भेजूंगा और आपका नाम ना ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा मैं, तो जब भी फ्यूचर में कुछ करने के लिए मेरे के यहाँ आओगे ना तब मैं पेनल्टी मारूंगा आपको, या आप जरूरत से ज्यादा डिले कर रहे हो ना तो डायरेक्ट आपका धमकी दूंगा भाई, शो कॉज नोटिस टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही डायरेक्ट नोटिस ही भेजता आरबीआई कि भैया आप मुझे 15 दिन में रिप्लाई करो वरना मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करता हूँ। फिर जब आप रिप्लाई करते हो वहां जाते हो तो कुछ भी मॉनेटरी पेनल्टी सिर्फ आप मैक्सिमम 10,000 तक मान जाते हैं वो लोग, बट वो तुरंत नहीं लगाते, 2-3 बार की गलती वो दे कैन इग्नोर इट, 2-3 बार आप बोल सकते हो सर सॉरी हो गया जो भी था, बट आप बार बार करोगे, ऐसा आप हमेशा डिले करोगे, उनके ईमेल की रिप्लाई नहीं करोगे, उनके लेटर की रिप्लाई नहीं करोगे, चीजों को प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लोगे, तो आरबीआई क्या कहती है कि भाई बस करो, आप अब रहने दो, तो पेनाल्टी मारेगी। और अगर आप फिर भी आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, बहुत एनबीएफसी होती है जो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, तो वो आपका सीधे सीधे आपका लाइसेंस कैंसिलेशन करने के लिए प्रोसेस में डाल देते हैं, फिर वो एजुकेटिंग ऑफिसर के पास चला जाता है कि वो इशू करेगा नोटिस आपको, एंड देन अगर आप सेटिस्फाइड करते हो तो ठीक है, अदरवाइज लाइसेंस गेट कैंसल। ऐसे इसमें आरओसी जैसा नहीं कि मैक्सिमम फीस भरते जाओ और लेट पेनल्टी करते जाओ, उसमें अगर आप हमेशा गलती करते जाओगे तो लाइसेंस कैंसिल होने का चांसेस रहता है। हाँ, यही पूछना चाह रहे थे और हम लोग एज ए सीएस, हम लोग को यही आदत है ना कि अगर 2 महीना लेट हुआ तो डबल दे देने का, 4 महीना लेट हुआ तो इतना देने का, तो यहाँ पे वैसा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है सर। नहीं सर, इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं है, वो आपको वार्निंग देंगे, अगर आप लगातार गलती करते जाओगे तो आपको एजुकेटिंग ऑफिसर के सामने जाकर प्रेजेंट करना पड़ेगा, और जहां पे चांसेस बहुत ही कम रहता है वापस आने का, क्योंकि वो डायरेक्ट कैंसिल ही करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा, अगर आप आरबीआई की साइट पे देखोगे, आप जस्ट गूगल पे टाइप करोगे लिस्ट ऑफ एनबीएफसी, जो पहला दूसरा ऑप्शन आता है, जब आप वहां पे जाओगे वहां पे आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ कंपनी वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल, तो सामने से आरबीआई सो मोटो एक्शन लेकर कैंसिल कर देती है लाइसेंस, कि आपने कुछ नहीं करे, लाइसेंस गॉट कैंसल। आई थिंक आदित्य वांटेड टू आस्क समथिंग। यस सर प्लीज। आदित्य। हाँ सर, मेरा ये डाउट है कि फिर वापस से रीस्टोर करने के लिए क्या सर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। आप एक बार अगर उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, हाँ लाइसेंस अगर आपका कैंसिल हो गया तो इवन कंपनी तो रजिस्टर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट होता है ना, जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर होता है ना, वो अगर किसी और एनबीएफसी के साथ जुड़ना चाहता है तब बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, उसको वहां पे भी बैन करते हैं आरबीआई। इसके लिए मैं बोला ना, सिविल रिपोर्ट, आपका बैकग्राउंड चेकिंग होती है जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, मतलब जब आप लाइसेंस लेना जाते हो। अगर आप ऐसी कंपनी, ऐसी एनबीएफसी के साथ जुड़े हो जो नॉन कंप्लायंस करती है, तो आरबीआई कहेगी नहीं भाई आपका पिछला रिकॉर्ड तो बहुत गंदा है, मैं आपको नया लाइसेंस कैसे दूं। या जब आप कंपनी में नए डायरेक्टर बनाते हो, जब आप कंपनी में नया डायरेक्टर इंक्लूड करते हो, तब भी आरबीआई चेकिंग करती है आपके डायरेक्टर्स का, आपके शेयर होल्डर्स का, तो उस समय भी ये क्वेश्चन उठता है। हाँ सर जी, वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो फाइल नहीं सर, नहीं नहीं, हाँ सर देखिए, फिट एंड प्रॉपर कैटेगरी इज अप्लीकेबल फॉर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, लेकिन अगर आपके बोर्ड में 30% से ज्यादा का चेंजेस हो रहा है ड्यू टू रेजिग्नेशन और ड्यू टू न्यू अपॉइंटमेंट, आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप नॉन सिस्टमेटिक हो तो फिट एंड प्रॉपर अप्लीकेबल फॉर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस, पूरी पॉलिसी अप्लीकेबल उनके लिए है। लेकिन आप नॉर्मल एनबीएफसी के लिए अगर आप डायरेक्टर चेंज करते हो
और वो चेंजेस जो है 30% ज्यादा है। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 डायरेक्टर है, एक रिजाइन हो रहा है, यू हैव गॉट 33% चेंजेस। बट अगर आपके पास 6-7 डायरेक्टर, उसमें एक रिजाइन हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर आपको कोई डायरेक्टर चेंज होता है, वो 30% से ज्यादा होता है, तो आपको आरबीआई से प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। सेम इसी तरह शेयर होल्डिंग का है। अगर आपकी शेयर होल्डिंग 26% से चेंजेस हो रही है ड्यू टू न्यू अलॉटमेंट या फिर बाई बैक या जो भी है, तब भी आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। तो जब आप प्रायर परमिशन लेते हो, फिर पूरा बैकग्राउंड चेक होता है डायरेक्टर का, उस शेयर होल्डर का। तो अगर आपको फ्यूचर में पता चला कि आप किसी एनबीएफसी के साथ जुड़े हो जो नॉन कंप्लायंस करती है, या आप ऐसी कंपनी के साथ थे जिसका आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, तब तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही मुश्किल का मतलब कि नहीं मिल जल्दी होगा। रजिस्ट्रेशन भी नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है, कोई चांस नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक आई है। एम क्लियर? और एक डाउट है। हाँ सर, जी जी। क्लियर सर। हाँ। ये जो 26% वाला जो आप बोल रहे हो शेयर होल्डिंग का, ये अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जिसकी शेयर्स ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस केस में अगर ये जो नहीं नहीं टेक सर, ओवर नहीं देखिए, नॉर्म्स, हाँ हाँ हाँ, जैसे लिस्टेड एनबीएफसीज हैं, ठीक है। हाँ तो जब लिस्टेड हाँ एनबीएफसीज हैं तो आरबीआई का उसके लिए एक अलग से गाइडलाइन है फॉर द लिस्टेड एनबीएफसी कि हाउ द ट्रेडिंग होती है। और आप देखोगे कि अगर आप जो भी लिस्टेड कंपनी की देखते हैं, चाहे बजाज हुआ, चाहे आदित्य बिरला हुआ, या और 2-3 नाम कैन फिन करके है, वो लोग का जो पब्लिक होल्डिंग है ना, वो ज्यादा है नहीं। अगर आप पब्लिक में जो ट्रेडिंग होती है वो 5-7% या 12% ही ट्रेडिंग हो रही है, तो 26% तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे वो लोग। उतना ज्यादा चेंजेस होता है जब आप आईपीओ पे इश्यू करते हो या एफपीओ इश्यू करते हो, उस समय वो प्रायर परमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आप जी। नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें इतना बड़ा चेंजेस होगा ही नहीं। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अब तो एमसीए ने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए भी जो है डीमैट में होल्ड करने का प्रोविजन बना दिया है। तो अगर मान लीजिए कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, हेलो, वॉइस नहीं आ रही सर। कैन यू रिपीट? कंपनी का कंट्रोल। हेलो, ऑडिबल है सर? हाँ अभी ऑडिबल आया। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ सर, हाँ आ रही मैं है। ये बोल रहा हूँ कि कोई अभी डीमेटेरियलाइज बोर्ड में अगर जो रख रहे हैं शेयर, तो अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है इंटरनली ट्रांसफर कर देगा, तो उसमें तो कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस केस पे जब 26% या उससे ज्यादा का थ्रेशोल्ड हिट करता है, तो उसको कैसे करना है? मतलब वो तो ट्रांसफर हो गया, उसके बाद फिर पता चल रहा है। आई एम गॉट पॉइंट सर। देखिए तो क्या उस केस होता में है कि कैसे? जब, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अगर मैं आपके क्वेश्चन को ऐसे रिपीट करूं कि कोई शेयर होल्डर जिसके पास 30% का स्टेक है और वो डीमेट में है, और डीमेट में ही शेयर ए ने शेयर बी को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे कंपनी को तो भाई क्योंकि डीमेट में तो ट्रांसफर कर सकता है। तो आरबीआई इस केस में क्या कहती है, तो ठीक है आपने ट्रांसफर किया 30%, नो डाउट, क्योंकि डीमेट है कंपनी एक्ट की तरह से, लेकिन आप मुझे इंटीमेशन करो, आई कैन चेक द बैकग्राउंड। जब तक मेरा अप्रूवल नहीं मिलेगा उस पर, आप कंपनी एक्ट के हिसाब से कर ले, लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक हुआ नहीं है। ओके, तो फिर आप अनलिस्टेड कंपनी, हाँ पोस्ट कंप्लायंस आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सिनेरियो आई थिंक, हाँ प्री में फिर नहीं आएगा। हाँ तो प्री में नहीं आएगा, तो डीमेट है। देखिए अगर आप देखेंगे ना, एक सेमिनार था कॉर्पोरेट, मतलब दूसरे का मैं जो सुन रहा था, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स है कंपनी एक्ट। रिसेंट एग्जांपल आपको यहीं पे देना चाहिए, आई थिंक आपको पता होगा कि ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, ये आई थिंक 1 महीने पहले लेके आई आरबीआई ने कि एनबीएफसी का जो भी ऑडिटर होगा वो 3 साल का उसका टेनर होगा। कंपनी एक्ट क्या कहता है भाई, 5 साल का टेनर होगा, और ऑडिट फर्म होती है तो 2 बार यानी 10 साल का टर्म होगा। आरबीआई बोलती नहीं भाई, केवल 3 साल का ही टर्म है। समझ रहे हैं आप? और हमारे कंपनी एक्ट में भी कई जगह लिखा है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट है दैट कैन बी प्रिवर ओवर एंड एबव ओवरराइड, हाँ ओवरराइड दैट। जी जी। तो ये वाला जो सिनेरियो है, आई थिंक जो 30% है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऐसी बड़ी कंपनी इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे ट्रांसफर का।
प्रायर वो इंटीमेट बता देंगे किसी भी शेयर होल्डर जो होगा। बट अगर फिर भी हो जाता है तो जैसे ही जिस दिन ये कंपनी के नॉलेज में आता है, जैसे ही आपके आरटीए के थ्रू आपको बेनिफिट आएगा, जब आरटीए आपको बेनिफिट भेजेगा जिस दिन, अगर आपको तुरंत उसी दिन इंटीमेट करना है आरबीआई को कि वी आर गॉट टू नो दिस इज हैपेंड, काइंडली लेट मी नो द कंप्लायंस। उनका जो भी सेट ऑफ द कंप्लायंस हो वो उसको फॉलो कराएंगे। ओके ओके हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना और चाह रहा था कि ये तो रिटर्न हो गया, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर। अभी आप लोग को भी पता है कि इंस्पेक्शन, आरओसी में इंस्पेक्शन कभी होता है जब हमें कोई सामने से कंप्लेन करता है, राइट, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट या डिस्प्यूट या जो कुछ भी है। बट एनबीएफसी कंपनी में क्या है ना, नॉर्मल टेंडेंसी में क्या है ना, एवरी 2 ईयर आरबीआई का एक मैनेजर आएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा, जिसको बोलते हैं ऑन साइट इंस्पेक्शन। हर 2 साल 2.5 साल, कोरोना आ गया तब तो नहीं है, वरना 2 साल 2.5 साल में इंस्पेक्शन आपके कंपनी का होता है, जिसमें वो आकर के फिजिकली आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में आएगा, आपके ब्रांच ऑफिस में आएगा और आपका सारा डेटा चेक करके जाएगा, और उसके बेसिस पे वो एक इंटरनल रेटिंग इशू करता है। इंटरनल रेटिंग, आई नॉट सो काइंड ऑफ रेटिंग, वो क्रेडिट रेटिंग, इंटरनल रेटिंग। जैसे आपकी कंपनी फ्यूचर में कुछ करती है, आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करती है, तो उस रेटिंग, उस पैरामीटर के तहत आपको सामने से आरबीआई से रिप्लाई मिलता है किसी भी काम के लिए, या किसी भी एडिशनल रिक्वायरमेंट, या फिर कि आप कितना अच्छा कंप्लायंस करते हो, कितना नहीं अच्छा कंप्लायंस करते हो। ये एक चीज है कि आरओसी इंस्पेक्शन नहीं करती, आई थिंक लिस्टेड कंपनी का इंस्पेक्शन नहीं होता सेबी के द्वारा, बट आरबीआई एनबीएफसी के लिए हर 2 साल 2.5 साल जैसे भी टाइम मिल जाता है, वो जो है इंस्पेक्शन करती है, राइट सर। अब हम आते हैं सी ड्यू डेट्स क्या है। जैसे भी हमने आपको अभी बताया ड्यू डेट, जो मैं सारा चीज बोल दिया, आपको अप्रैल के महीने में आरबीआई को एक रेजोल्यूशन देना, सबमिट करना पड़ता है ऑफलाइन, मतलब कि थ्रू ईमेल और थ्रू पोस्ट और फिजिकल जाके देना पड़ता है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। आपके सारे डायरेक्टर्स बोलते हैं कि भाई दिस इज रिजॉल्व दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट एंड वी आर कंटिन्यू डूइंग द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। ये 30 अप्रैल तक करना था, दिस इज मैंडेटरी। फिर आपकी क्वार्टरली रिटर्न, जैसा मैंने आपको बताया, ये वाला रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न है, और अगर आप 100 करोड़ से ज्यादा हो तो ये रिटर्न क्वार्टरली है। तो उसके लिए आपको जो है क्वार्टरली रिटर्न, तो विद इन 15 डेज ऑफ इन द क्वार्टर, मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, अप्रैल मई जून, तो ये 15 जुलाई तक आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है ऑनलाइन है। हाफ ईयरली रिपोर्ट, यहाँ पे कैसा है, हाफ ईयरली रिपोर्ट में क्या जाएगा आपका, हाफ ईयरली रिपोर्ट में आरबीआई कहती है ये ऑफलाइन रिपोर्ट है कि आप मुझे एवरी हाफ ईयर बेसिस पे ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू या फिजिकल सबमिशन ऑफिस में जा करके आप मुझे बताओ आपका डायरेक्टर कौन है एज ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है आज 30 सितंबर और 31 मार्च, और आपके कंपनी में क्या कोई एफडीआई आई है क्या, हाँ या ना, सपोर्टेड बाय अ बोर्ड। तो 30 अक्टूबर या 30 अप्रैल का ड्यू डेट होता है, 30 डेज इन द क्वार्टर आपको ये रिटर्न सबमिट करना होता है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और इज एनी एफडीआई रिसीव इन योर कंपनी। इसका कोई फॉर्मेट है सर? नहीं सर, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। इसके लिए ये इसका सिंपल आप अपने फॉर्मेट में जो भी आप बना सकते हो आप दे सकते हो, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। लाइक मेरे पास एनबीएफसी है, सो ये जो आपने पहला रेजोल्यूशन बोला अभी जनरली पहला वाला हम लोगों ने क्या कंसेप्ट लिया कि जो साल की पहली मीटिंग होगी, लेकिन आप कह रहे हो कि इसका मतलब ये हो गया कि एनबीएफसी को पहली मीटिंग जो है विद इन 30 अप्रैल कर लेनी चाहिए, तभी वो रेजोल्यूशन दे पाएगी। यस सर, ड्यू डेट 30 है नॉर्मली। अगर आप एनबीएफसी हो, ट्राई टू डू योर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन द फर्स्ट मंथ
अप्रैल itself। ये कंपलसरी है, ड्यू डेट है, कंपलसरी सर, 30 अप्रैल कंपलसरी है। अगर आप उसे डिलीट करते हो तो आप नॉन कंप्लायंस। तो देखिए चीज क्या होता है ना कि अगर आप मई में करके भेज दिए तो डिपेंड करता है कि आपकी साइज के ऊपर, कंपनी के डिपेंड करता है आपकी बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर। आरबीआई थोड़ा सा इग्नोर कर देगा कि चलो यार ठीक है, बट हम एडवाइज नहीं करेंगे कि आप पहली बोर्ड मीटिंग मई में बुलाओ और तब पास करो तब जाके, नहीं। आरबीआई बोलता है कि 30 अप्रैल ड्यू डेट है। पर हाफ ईयरली में भी आपने बोला सपोर्टेड बाय रेजोल्यूशन, तो वो रेजोल्यूशन किस इफेक्ट का रहेगा? नहीं तो सर, जिस दिन आप हाफ ईयरली में 10 नहीं कौन सा चीज हाफ ईयरली का? आपने कहा कि उसमें भी आपको डाटा देना है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर देना है, शेयर होल्डर सपोर्टेड बाय रेजोल्यूशन, तो वो रेजोल्यूशन क्या रहेगा? ये कि द कंपनी हैड टेकन रिकॉर्ड दैट फ्रॉम द हाफ ईयर इन डेट, मतलब 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, एज ऑन 31 दीज आर द बाय डायरेक्टर। ऐसा अगर कोई चेंज हुआ है डायरेक्टर में, मैं बोलूँ कि 1 अप्रैल मतलब पिछला रिपोर्टिंग, पिछला जो आपने रिपोर्ट किया है और आज कोई आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके बीच में कोई चेंज हुआ है, तब आप दोगे मिस्टर सो एंड सो हैज रिजाइन ऑन द जुलाई, मिस्टर सो एंड सो हैज अपॉइंटेड। अपॉइंटमेंट होगा तो विद इन 1 मंथ आपको बताना ही बताना है, कंप्लायंस है वो। ओके। लेकिन आपको हाफ ईयर बेसिस पे आपको देना है कि इस पर्टिकुलर हाफ ईयर में क्या चेंजेस हुआ है, कोई नया अलॉटमेंट हुआ है या कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ या कोई रिजाइन हुआ है, तो आपको वो चीज बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखना पड़ेगा और आपको रिपोर्ट में उस हिसाब से लेटर ड्राफ्ट करना पड़ेगा। आप अपने लैंग्वेज में कोई भी लेटर ड्राफ्ट कर सकते हो, उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। नहीं, ये बहुत यूजफुल है सर, बिकॉज आई थिंक हम लोग भी अभी रेजोल्यूशन पास करके बैठे, पर हमें पता नहीं कि उस रेजोल्यूशन का करना क्या है। तो अभी आपके साथ ये पता चल रहा है कि उसको आरबीआई को भेजने का है, और अभी हाफ ईयरली के लिए नहीं यस वो हम लोग यही मान के बैठे हैं कि एक एनबीएफसी में, अगर आप मुझसे पूछे कि अभी मेरा एनबीएफसी में अभी एक्सपोजर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एनबीएफसी में गया मैं, कि 1-2 ग्रुप कंपनियां हैं, तो सबसे पहला डाउट मेरा ये क्लियर हुआ कि मैं आंख बंद करके बोल रहा था कि भैया हमारी कंपनी सीआईसी है, तो आप मुझे ये क्लियर किए कि सीआईसी के लिए 100 करोड़ से ऊपर चाहिए। फिर मैं ये मान के चल रहा था कि एनबीएफसी को कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ डीएनबी जुअर 2 और एक ऑडिटर की रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। तो उसके रिस्पॉन्स में आपने बोला कि नहीं, क्वार्टरली रिटर्न भी है, उसके बाद ये रेजोल्यूशन भी है, हाफ ईयरली भी चेंज करना है। अगर डायरेक्टर्स बदले तो आपको 30% बदले तो अप्रूवल भी लेनी है, और चेंज होने के 1 मंथ में आपको इन्फॉर्म भी करना है। आई थिंक ये सब कंप्लायंसेस है। हाँ जी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे जो छूट गया कि 30% से डायरेक्टर से कम हो, जैसे मैंने बोला कि आपके पास 7 डायरेक्टर हैं, ठीक है, उसमें से एक रिजाइन हो रहा है या 7 डायरेक्टर है, एक नया अपॉइंट हो रहा है, तब तो आपका चेंजेस लेस देन 10% आ रहा है, ठीक है, 10 और 15%। तो अपॉइंटमेंट होने के बाद विद इन 1 मंथ यू हैव टू सेंड इंटीमेशन कि भैया मिस्टर सो एंड सो अपॉइंट हुए हैं, और इफ पॉसिबल अगर वो कोई अच्छा बंदा है, कोई वेल नोन पर्सन है, यू कैन सपोर्ट इन द प्रोफाइल आल्सो। आरबीआई को थोड़ा और अच्छा लगेगा कि भाई कोई वेल नोन है। अगर आपका कोई फैमिली वाला आदमी है तब तो ठीक है, आप उसको DIR 12 भेज दो, साथ में बोर्ड रजिस्टर भेज दो कि सर मैंने इनको अपॉइंट किया है। अगर वो कोई वेल नोन पर्सन है, इट इज बेटर टू एडवाइस गिव देम। देखो भाई, आई थिंक ये किसी का थोड़ा सा म्यूट कर ले तो आई थिंक बेटर रहेगा। एक सेकंड, आदित्य जी शायद, या सर म्यूट कर दो। हाँ अच्छा, पर सर इसकी कोई ईमेल आईडी भी है, मतलब कोई स्टैंडर्ड ईमेल आईडी है कि कैसा है, कंपनी स्पेसिफिक ईमेल आईडी रहती है? यस, ड्यूरिंग द एक लॉकडाउन में उन्होंने एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी बनाई है आरबीआई वालों ने जी। डीजीएस रिटर्न करके, मैं वो शेयर कर देता हूँ। डीजीएस रिटर्न करके ईमेल आईडी है, वो एक जनरल ईमेल आईडी, मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे मैनेजर है जिनको मैप है, लेकिन एडवाइजेबल क्या होती है कि जो मैनेजर के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, जिस मैनेजर के थ्रू आपको ईमेल आते हैं या लेटर आता है साइन करके, उसी को आप भेजो तो ज्यादा बेटर होगा। क्या होता है कि अगर आप मुंबई में देखोगे तो 10,000 से ज्यादा एनबीएफसी हैं, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो नॉन एक्टिव है। अब मैं भेज दूंगा ऐसे एक जनरल ईमेल आईडी पे मेल भेज दूंगा, अब वो पता नहीं कौन पढ़ा नहीं पढ़ा, वो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा जी। लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक भेजूंगा mrxyz@rbi.org.in, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं मिस्टर इनको भेजा था। राइट, आई थिंक दिस इज गुड।
जनरली क्या है, जिसके थ्रू आपको ईमेल का कम्युनिकेशन होता है, या जिस ऑफिसर के थ्रू वो आपको ईमेल भेजता है या लेटर भेजता है, आप उसकी ईमेल आईडी पे आप सारा कम्युनिकेशन किया करिए। जैसे ही वो हर साल आरबीआई के स्टाफ रिसफल होते हैं, मतलब उनको एक सेक्शन से निकाल के दूसरे सेक्शन में, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी उनको दी जाती है, तो जैसे ही चेंज होता है वो सामने से इंटीमेट करेंगे कि नाउ ऑनवर्ड मिस्टर सो एंड सो लुकिंग आफ्टर योर कंपनी, तो उनको आप भेजा करिए। राइट सर, थैंक यू, यूजफुल। हाँ, तो अभी जैसे मैंने बताया भी था कि एनुअल रिटर्न का टाइमिंग 7 दिन है, मतलब कि 30 मई आता है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद। नाउ ये तो अभी हो गया। सर एक डाउट है सर। हाँ सर बोलिए। सर ये जो पहला वाला जो है रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये क्या जरूरी है हम लोग को बोर्ड मीटिंग करना, सर्कुलर रेजोल्यूशन से किया जा सकता हाँ है? हाँ कर सकते हो, यस सर्कुलर रेजोल्यूशन कैन बी डू, यस। बट आपको फिर वो कोई सर्कुलर रिस्ट्रिक्शन नहीं रेजोल्यूशन है? का जो, सर सर्कुलर रेजोल्यूशन जब आप करोगे ना, तो आप सीटीसी जब बनाओगे तो उसके हाँ अटैचमेंट में जो डायरेक्टर ने अप्रूव किया है वाया ईमेल, यू हैव अच्छा, टू अटैच हाँ दैट आल्सो। मतलब खाली आप क्यों सीटीसी ठीक। नहीं दे सकते हो, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ सर्कुलर रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन सो एंड सो, ऐसे ही करके नहीं। जी देन यू हैव टू सपोर्ट इन ऑफ कवरिंग लेटर में राइट द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर इज आल्सो इंक्लूड एज एनेक्चर। तो जो भी डायरेक्टर ने ईमेल पे या हार्ड कॉपी साइन करके या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन करके दिया है आपको, या पीडीएफ साइन ठीक। जो आज लॉकडाउन में लोग यूज कर रहे हैं, पीडीएफ का सिग्नेचर वाला हाँ ऑप्शन भी, तो यू हैव टू अटैच दिस हाँ आल्सो। जी ठीक है, बिकॉज ये ठीक। सारी चीजें क्या होती है सर, ये सारी चीजें अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन में आई है, पहले तो ऐसा नहीं था बिफोर 2020। तो बोर्ड हम्म। रेजोल्यूशन ही था कि भाई बोर्ड रेजोल्यूशन फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाओ और करो। अभी लॉकडाउन आया तो बोर्ड मीटिंग है, तो वो सर्कुलर रेजोल्यूशन के लिए भी परमिशन, तो ये सारी चीजें वी कैन डू इट बाय सर्कुलर जी रेजोल्यूशन आल्सो, दैट नॉट एन इशू। हाँ ठीक। तो अभी तक हमने समझा भाई एनबीएफसी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फाइलिंग कैसे करनी है, और कुछ और पार्ट। अब नाउ आरबीआई बोलती है कि अब आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ पॉलिसीज भी आप बनाइए। हम चाह मतलब आरबीआई का कहना है कि आप कुछ, हमारा जो डायरेक्शन है, हमारा इंटेंशन कि आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है, मास्टर डायरेक्शन है, नोटिफिकेशन है, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। साथ ही साथ आप अपना इंटरनल ऐसा एक कम्युनिकेशन तैयार करिए, इंटरनल एक कंप्लायंस तैयार करिए, गवर्नेंस तैयार करिए, जिसको आप फॉलो करो, आपका ब्रांच वाला फॉलो करे, आपके स्टाफ फॉलो करे, और आप बता रहे हो कि आप कस्टमर से कैसे कैसे इंटरेक्ट करोगे। तो ये कुछ पॉलिसीज है जो कि मैंने खाली जनरली यहाँ पे लिखा है, ये चेंज हो सकता है। जो आपको, ये मैंडेटरी है इतना होना, कुछ चेंज हो सकता है आपकी बिजनेस एक्टिविटी पे, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पॉलिसीज है। लेकिन ये इतनी पॉलिसी जो है ये मैंडेटरी ही है, आपको इतना तो रखना ही रखना है किसी भी हालत में। पहला है केवाईसी पॉलिसी, न्यू योर कस्टमर। बहुत ही बेसिक केवाईसी है लेकिन बहुत ही मैंडेटरी है, मैं बोल सकता हूँ। आप इसमें पूरी केवाईसी करोगे, कस्टमर को कैसे ऑनबोर्ड करोगे, सिर्फ एप्लीकेशन से लेकर के लोन डिसबर्समेंट से तक और रिकवरी तक, और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आएगा, आप उसका कैसे टैकल करोगे, कैसे आप इसको कम्युनिकेट करोगे कस्टमर को, रिजर्व बैंक को, और एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जो हम एफआईयू पोर्टल बोलते हैं। तो इसमें आपको सारी, आपका एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बोलेंगे कि केवाईसी से लेकर के कस्टमर ऑनबोर्डिंग, मतलब कस्टमर को आपके ब्रांच में या आपके एचओ से लोन लेना, आजकल वो डिजिटल लोन दे रहे हैं। आज आपको सुन रहे होगे कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करो लोन लो, तो आप डिजिटल केवाईसी कैसे करते हो ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आप वीडियो केवाईसी, अगर आप में से किसी ने बैंक में अकाउंट ओपन किया होगा, खास करके एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में, उनका वीडियो केवाईसी चल रहा है। मतलब क्या बोलते हैं, 4 मिनट में सेविंग अकाउंट ओपन करना। तो कैसे करते हैं, मतलब कि वीडियो केवाईसी कैसे करते, क्या वो अपने मन से कुछ भी कर सकते? नहीं, आरबीआई की इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन आपको नो योर कस्टमर में इंक्लूड होती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अब यहाँ पे एक छोटा सा, मैं इससे ज्यादा रहेगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस पर मैं आ जाऊंगा। अगर आपका कस्टमर, अगर मैं बोलूं कि मैंने लोन दे दिया, अब कस्टमर मुझे हमेशा कैश में लाके पैसा दे रहा है,
अरे भाई मैंने उसको लोन दिया, सिर्फ फॉर बिजनेस लोन दे दिया 2 लाख रुपए का, वो मुझको हर महीने ईएमआई जो 10 हजार वो कैसे लेके आ रहा है। तो मैं समझूंगा कौन सा कस्टमर है भाई जो बैंकिंग सेक्टर में नहीं दे रहा है, कैश में लाके दे रहा है। तो ये तरह की जो एक्टिविटीज होती है, ये तो मैं खाली एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे और एक्टिविटीज या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हैं जिसको आपको एफआईयू को इंटीमेट करना पड़ता है और आरबीआई को इंटीमेट करना पड़ता है। तो आप कौन से ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस कहोगे, कौन से ट्रांजेक्शन को आप रिपोर्ट करोगे, कैसे केवाईसी लोगे, आधार कार्ड लोगे, पैन कार्ड लोगे। अब आधार कार्ड का भी नया रूल आ गया है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप किसी का आधार कार्ड सेव नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ भाई मैं मुंबई में हूँ, मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, जोड़ तोड़ करके मैंने ये आधार कार्ड बनवा लिया है, ये ले लो। आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, मैं नहीं लूंगा। तो आरबीआई बोलती ठीक है आप नहीं ले सकते ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, जो आधार नंबर है ना उसका 16 डिजिट 12 डिजिट का, आगे की 8 डिजिट को आप मास्क कर दो। मतलब आप जब स्टोर कर रहे हो फाइल अपने सिस्टम में, तो ऐसा सिस्टम डिराइव करो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई या फिर फिजिकल, उसके ऊपर आप स्टिकर लगा दो, मैं मान लूंगा। आप आधार कार्ड लो एज एड्रेस प्रूफ, नो डाउट। तो ये सारी चीजें आपकी इस केवाईसी पॉलिसी में इंक्लूड होती है। फेयर प्रैक्टिस कोड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। फेयर प्रैक्टिस कोड में कि आप कस्टमर को क्या क्या बताते हो, और लेट कस्टमर अवेयर एवरीथिंग अबाउट योर कंपनी, अबाउट द लोन डॉक्यूमेंटेशन एंड पोस्ट लोन डॉक्यूमेंटेशन। पहले क्या होता था, जो प्राइवेट लोन कंपनी होती थी, मैं हाउसिंग फाइनेंस वाले ज्यादा ये सब काम करते थे, प्राइवेट हाउसिंग वाले कुछ भी चार्ज लगाते थे, ये चार्ज वो चार्ज, कम्युनिकेशन मतलब दिया, चेक बाउंसिंग चार्ज 1,000 रुपए, मतलब अननेसेसरी कुछ भी लगाने का। और ना तो कोई एक डिराइव सिस्टम किया था कि मुझे आज को कुछ कंप्लेन करना है तो मैं कहाँ कंप्लेन करूंगा, किसको फोन करूंगा, कुछ नहीं होता। तो आरबीआई ने बोला कि आप इसको फेयर प्रैक्टिस कोड बनाओ, और ये पॉलिसी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ब्रांच में, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिंट आउट निकाल के आप अपने नोटिस बोर्ड पे चिपका के रखो, ताकि जो भी कस्टमर आता है वो बिना आपसे पूछे उसको पढ़ सके, समझ सके। और यहाँ पे एक चीज और है, फेयर प्रैक्टिस पॉलिसी शुड बी इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। मतलब आज महाराष्ट्र में शुड बी इन इंग्लिश एज वेल एज मराठी, आप गुजरात में हो आप शुड बी इन गुजराती और इंग्लिश, आप तमिलनाडु में शुड बी तमिल और इन इंग्लिश। तो ऐसे आपको रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देना है, ताकि जो भी कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं हो, इंग्लिश समझ में नहीं आता हो, उसको ये सारी पॉलिसी। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड करूंगा, लोन डॉक्यूमेंटेशन, खास करके लोन डॉक्यूमेंटेशन, सैंक्शन लेटर, डिसबर्समेंट लेटर, और आपका रीपेमेंट शेड्यूल भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि कस्टमर को सारी चीजें, आपका जो हिडन चार्ज जिसको बोलते हैं एनबीएफसी या बैंक में, कि आप क्या क्या चार्ज मारते हो जब मैं ईएमआई बाउंस करूंगा या जब मैं पार्ट पेमेंट करने आऊंगा, तो वो सारी चीजें कस्टमर को अपने लैंग्वेज में समझ में आ जाए। वो सारी चीजें आपकी फेयर प्रैक्टिस कोड पॉलिसी में लिखी जाती है। तीसरा, कस्टमर ग्रीवेंस पॉलिसी। आप लोगों ने तो 2018 में एनबीएफसी आरबीआई ने बैंकिंग ओम्बेड्समैन स्कीम लेके आई थी, साथ ही साथ में एनबीएफसी ओम्बेड्समैन स्कीम भी लेके आई थी। उसका कहना ये था, सॉरी, ओके, तो कस्टमर ग्रीवेंस रिडरेसल पॉलिसी। तो मैं कह रहा था कि 2018 में आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए ओम्बेड्समैन स्कीम लेके आई। मतलब कि अभी मैं कह रहा हूँ, मैंने आज लोन ले लिया किसी बैंक से, मुझे आरबीआई ने सब मतलब बैंक ने मुझे बताया, लेकिन फिर भी उसके बाद पता नहीं कौन सा चार्ज लगा देते हैं, एक बार बाउंस किया तो पता नहीं मेरा ईएमआई खत्म होता ही नहीं है, कैसे कैसे चार्ज है। या मैं उनको उनसे मैं मानता हूँ भाई इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे दो, ताकि मैं आईटीआर फाइल करते समय जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है उसके ऊपर मुझे बेनिफिट मिल जाए, या मैं अपना रीपेमेंट शेड्यूल मांगता हूँ, तो बैंक वाले देते नहीं है।
क्योंकि एनबीएफसी है, बैंकिंग सेक्टर चलो ठीक है, लोन देते समय तो बहुत कुछ बोलेंगे, उसके बाद भाई तुम कौन मैं कौन, ईएमआई भरते रहो। तो इस सब तरह से जब आप कस्टमर केयर आपकी कंपनी में इन हाउस आप सोल्यूशन नहीं करते हो, तो आरबीआई बोलता है मेरे पास एक ऑनलाइन पोर्टल है भाई, आरबीआई के साइट पे आओ, सामने होम पेज पे कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल कॉलम है, सीआरएम बोलते हैं उसको, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे कंप्लेन करो। तो कैसे कंप्लेन करे हो कस्टमर? देखिए, हम और आप पढ़े, हम और आपको पता है कि आरबीआई की साइट किधर जाना है, वो क्लिक करना दिख जाएगी। लेकिन कोई कस्टमर से फिर एकदम मराठी है, लातूर में बैठा है, वो कस्टमर जलगांव में बैठा है, तमिलनाडु में बैठा है, बिहार के जाके झारखंड में कहीं पे, रांची में जाके बैठा है, कैसे पता चलेगा उसको, या उनको वहां तक उतना अवेयरनेस नहीं है। तो एनबीएफसी क्या, आरबीआई कहती है कि भाई आपने एक ऐसा पॉलिसी बनाओ जिसमें स्टेप बाय स्टेप समझाओ कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो पहला किसको कंप्लेन करना है, दूसरा किसको कंप्लेन करना है, तीसरा किसको कंप्लेन करना है। ये आपकी सारी पॉलिसी ग्रीवेंस पॉलिसीज में कवर्ड होती है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आरबीआई के, देखो ये एक क्वेश्चन है, सबको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट गवर्न बाय द आरबीआई एनबीएफसी के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। हाउसिंग रेट का हाँ, लेकिन आप बहुत एक्सेस चार्ज करे होगे, 40% 50% चार्ज करोगे और उसको ऐसा मैनिपुलेट करके दिखाओगे तो वो गलत है। एक रीजनेबल 22% 25% चार्ज करते हो तो आरबीआई को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप इंटरेस्ट रेट कैसे फॉर्मुलेट करते हो, आरबीआई नहीं कहता कि आप मुझे इंटरेस्ट रेट बताओ, बट आप कैसे फॉर्मुलेट करते हो, इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हो, वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में होनी चाहिए। मतलब एकदम मोटा मोटी समझिए कि कॉस्ट ऑफ फंड आपको एक लोन देने के लिए, 10,000 का लोन देने के लिए वो 10,000 का आपको क्या कॉस्ट आ रहा है, और आपका सोर्सेज जो रेवेन्यू जनरेट करोगे, या आपका बिजनेस के क्या 2% का प्रॉफिट लेना, 3% का प्रॉफिट लेना, दोनों का क्या डिफरेंस, कैसे क्या फार्मूला आप लगाओगे, वो इंटरेस्ट पॉलिसी में ड्राफ्ट मुझे बता दो, खाली मोटा मोटा बता दो, मैं एकदम माइनॉरिटी नहीं जाना चाहता हूँ, मोटा मोटा मुझे बता दो कि आप इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज क्या है आपकी, ताकि फ्यूचर में आरबीआई के पास भी ये डेटा रहे। और यहीं पे मैं बोला, सारी पॉलिसीज आपको एनुअल बेसिस या वी कैन से 2 साल में एक बार, या एज एंड व्हेन एनी मॉडिफिकेशन should be reviewed by board or same has to share to the RBI via email और हार्ड कॉपी, ताकि आरबीआई को भी फ्यूचर में कभी भी कोई कंप्लेन जाए तो उनके पास इजीली रहे आपकी पॉलिसी पढ़ने के लिए। तीसरा है, नेक्स्ट पॉलिसीज है आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। देखिए, अगर अब यहीं पे आती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी द लोन पॉलिसी हो सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो तो आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, उसके जगह आप लोन पॉलिसी बनाओ कि आप किसको किसको क्या लोन दोगे, क्या प्रोडक्ट रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में आप किधर इन्वेस्ट करोगे, आप कौन से सेक्टर में करोगे, म्यूचुअल फंड में करोगे, आप डिवेंचर में करोगे, आप शेयर्स में करोगे, जिस भी सेक्टर में आप करोगे उस सेक्टर का आपको बताना रहेगा कि, और उसका वैल्यूएशन का मेथड कैसे आप वैल्यूएशन करोगे, किस हिसाब से वैल्यूएशन होता है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी, ये आजकल काफी तेज हो गया, 2013 में एक्ट आया था और उसके बाद सभी एनबीएफसी के लिए एडवाइजेबल है ये, और इसे मैंडेटरी टू अडॉप्ट अ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी एट अ वर्क प्लेस, नॉट ओनली फॉर योर एम्प्लॉइज, योर स्टेक होल्डर्स, मतलब आपके कस्टमर, आपके जो भी ब्रांच में आता है इन एंड आउट, आप सबके लिए पॉलिसी बनाइए। आप एक कमेटी फॉर्म करिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसको आईसीसी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसमें मैं और ऐड करूंगा, उस आईसीसी का फॉर्मेशन और पॉलिसी लोकल चाइल्ड एंड वेलफेयर कमिश्नर के पास सबमिट करना होता है। और पॉस पॉलिसी का एक कंप्लायंस है, जनरली एचआर करता है, बट बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर, अगर आप एनबीएफसी के कंप्लायंस ऑफिसर हो तो आपकी रिक्वायरमेंट एचआर से पूछिए कि भाई आपने कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। इसका ड्यू डेट है 31 जनवरी, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर का रिटर्न 31 जनवरी तक आना चाहिए। तो आपका एचआर कंप्लायंस करता है नहीं करता है, वो चीज चेक करें। आउटसोर्सिंग पॉलिसी, देखिए अब यहाँ पे एक आ गया कि भाई आप आज लोन कंपनी कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लिए वेरिफिकेशन का काम करते हैं, मतलब केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए एजेंसी होती है, सिविल वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एजेंसीज होती है, ऑन बोर्डिंग कस्टमर करते हो,
आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप कर रहे हो, तो उसके लिए एक पॉलिसीज है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपका कंप्लायंस, कोर कंप्लायंस वर्क, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजमेंट, ये आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। उसके अलावा बाकी एक्टिविटी आप आउटसोर्स कर सकते हो। तो वो क्या आप आउटसोर्स कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, कैसे आप उस आउटसोर्स का कंप्लायंस कैसे आप देखते हो, कैसे आप रिव्यू करते हो, वो सारी चीज पॉलिसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, जैसे कि अब हम लास्ट 2 साल से कोविड में चल रहे हैं, 1.5 साल हो गया कोविड में, इससे पहले भी आपका आईटी सिक्योरिटी कैसा है? आप हर एक कस्टमर का डिटेल लेते हो, बेसिक सारी डिटेल लेते हो, भाई वो लीक ना हो जाए। जैसे आपने बीच में देखा था कि पेटीएम का केवाईसी डेटा लीक हो गया था, उसके लिए आरबीआई ने 25 करोड़ की पेनल्टी मारी पेटीएम। इसी तरह बीच में बजाज फाइनेंस को पेनल्टी मारी फॉर नॉट एडॉप्शन ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ये ऑन रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड में है, ये आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इन पब्लिक रिकॉर्ड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, आप कौन सा सर्वर यूज कर रहे हो, कैसा सर्वर है, आपका इन हाउस सर्वर है कि आपका क्लाउड बेस्ड सर्वर है या आपका थर्ड पार्टी मैनेज कर रहा है, वो थर्ड पार्टी कौन सा है, सर्वर इंडिया में है कि सर्वर बाहर है। बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं कि जनरली वो अपना सर्वर दुबई में बैठा के रखते हैं, मॉरिशस में, मलेशिया में बैठा के रखते हैं या हांगकांग में बैठा के रखते हैं। तो वो सारी चीज इस पॉलिसी के अंदर गवर्न होती है। लास्ट, ये एचआर पॉलिसी, ये जस्ट जनरल है कि अगर आपका कस्टमर, मतलब एचआर पॉलिसी के हिसाब से आपकी एम्प्लॉय के लिए, अभी तक तो जो था वो आपके कस्टमर आपके बिजनेस लेता, बट भाई जो एनबीएफसी का एम्प्लॉय, उसके लिए क्या, उसके लिए ऑफकोर्स हर एक कंपनी के पास एचआर पॉलिसी होता है, बट यू हैव टू सेंड दिस एचआर पॉलिसी टू द आरबीआई कि आपकी एचआर पॉलिसी क्या है। इसमें पॉलिसी में लेकर किसी को कुछ डाउट? अभी सर अगर हम लोग सिर्फ खाली इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं और वो भी सिर्फ सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो स्टिल मुझको ये सब पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी? हाँ सर, वही चीज मैं कह रहा था, ये इतना जो मिनिमम पॉलिसीज है, अगर आप 2 करोड़ की कैपिटल या खाली आप सब्सिडरी में डाल रहे हो, आपका कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर दिस पॉलिसी। अब डरा रहे हो सर, हमने तो कभी देखा भी नहीं इनके बारे में, कभी दूर दूर तक बना। सर देखिए क्या होता है, जैसे आपने बीच में पूछा ना कि रिटर्न लेट भरते हैं या कंप्लायंस नहीं, क्या आरबीआई आपके पास आता है? सर क्या होता है ना कि आज जैसे आपने मान लिया कि भाई मुझे तो छोटा ही बनना है, मेरा कंपनी को मुझे बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं लेके जाना है जी, मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, तो आप करते रहो। आरबीआई का वो सब, जिस दिन आपका इंस्पेक्शन होगा या जिस दिन आप कुछ काम के लिए आरबीआई के पास जाओगे, या जैसे जैसे आपका एसेट साइज बढ़ेगा, 500 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ जाएगा, तब आरबीआई पूछना चालू करेगा, ये पॉलिसी नहीं था, वो नहीं था, ये बनाओ, वो बनाओ, आएगा। जब तक आपको उनके यहाँ से नहीं आया है कोई रिक्वायरमेंट, तब तक तो मतलब 2 करोड़, क्या करें? तो मतलब 2 करोड़ से ऊपर आपका ये कहना है टू दी बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल ये पॉलिसीज होनी चाहिए हर कंपनी में। अगर किसी को अपना कंप्लायंस चेक करना है तो दे शुड चेक इन द कंपनी की ये सब पॉलिसीज है कि नहीं, अगर आपकी कंपनी एनबीएफसी में रजिस्टर्ड है, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट होल्डिंग शेयर्स ऑफ योर सब्सिडरी कंपनी। यस सर, यस सर, अगर आप शेयर ही होल्ड कर रहे हो, आपके पास 2 करोड़ पैसा करके एनबीएफसी कर लियो, आपने उसमें से 2-3 1 करोड़ आपने सब्सिडी में डाल दिया, 1 करोड़ कहीं और डाल के एफडी में डाल के बैठे हो, और खाली नाम के लिए एनबीएफसी रखे हो, मतलब आपको कुछ मतलब उस एनबीएफसी कुछ नहीं करना, स्टिल यू हैव दिस पॉलिसी। ये लगेगा लोग, देखो सर इसमें क्या है सर, देखिए इसको बनाने में एक आपको टाइम लगेगा, 1 टाइम, पर आप बना के रखो, ताकि क्या होगा ना, फ्यूचर में कुछ प्लान करना रहेगा आपको एनबीएफसी के लिए, तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि वो नॉन कंप्लायंट। नहीं, मुझे लगता है लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है सर कि ये इतनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। सर अगर आप आरबीआई की साइट पे देखोगे, तो जब आप लिस्ट ऑफ एनबीएफसी डाउनलोड करोगे ना, इतनी एनबीएफसी हैं, इवन आरबीआई भी इस चीज को मानता है। इसके लिए सर मैं जो बोला ना कि 6 से लेकर के 9 महीना, कम से कम 11 महीना, जब बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज को 11 महीने लग जा रहे हैं लेने के लिए लाइसेंस, जी, तो बाकी लोग क्या है सर, बाकी मतलब तो डिफिकल्ट कर दिया ना, अभी आरबीआई ने डिफिकल्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा तो लोग कंप्लायंस ही नहीं कर रहे हैं, चीजों को सीरियस लेते ही नहीं है। नहीं, दिस इज गुड आई ओपनर सर। आई थिंक वी वर आल्सो नॉट अवेयर कि कम से कम ये 8 टाइम लगता है सर,
कंपनी एक्ट में आप हमसे पूछो, हम 2 मिनट में आपको बताएंगे कि मैटरनिटी पॉलिसी होनी चाहिए रिलेटेड CSR, लेकिन ये सब पॉलिसीज के बारे में करेक्ट स्टिल करेक्ट। कि ये मैंडेटरी है। हमें ये था कि ठीक है, जो कंपनी काम करती है, जिसका बिजनेस है, जो लोन दे रही है, ले रही है, उसमें ये फेयर प्रैक्टिस कोड, रिडर्सल पॉलिसीज लगेंगी। लेकिन आपका कहना है कि ये अगर सब आप बना रजिस्टर्ड हो, स्टिल यू हैव टू हैव बेस्ट एक्सटेंट आप। पॉलिसीज। यस यस, सिंपल सा फंडा है सर। आप एनबीएफसी का लाइसेंस है आपके पास, आप सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या आप सेल कंपनी हो, मतलब एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी सब्सिडरी में और सो गए, तब भी आपको ये पॉलिसी बना के रखनी ही रखनी है, भले से आप कोई एक्टिविटी नहीं। आप उस पॉलिसी में लिख दो, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, देखो आरबीआई को पेपर चाहिए, आप उस पेपर में लिख के रख दो कि मेरी एक्टिविटी है, मैं ये करता हूँ। जब और उसमें डाल सकते हो क्लॉज, एक डिस्क्लेमर क्लॉज डाल, जब एज एंड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग अनदर बिजनेस, अनदर एक्टिविटी और अनदर सेगमेंट, वी विल रिव्यू दिस पॉलिसी। तो आपको उसमें क्योंकि आपका कंप्लायंस भी हो जाएगा और आरबीआई भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सर मेरा क्या बोलना है, अपने पार्टिसिपेंट से एक बार पूछ लेते हैं, इफ दे वुड लाइक टू कंटिन्यू टुडे, तो हम थोड़ा और आगे हाँ लेते हैं, और अगर उनको ब्रेक लेना है या कोई क्वेश्चंस डाउट्स श्योर है तो श्योर। दे कैन आस्क। हाँ हाँ ऑलवेज बताओ कि अब हम जो बचे हैं अब फाइनल प्रैक्टिकली ऑन रिटर्न पे बचे हैं, तो अब आई थिंक उसके बाद मेरा वही चैप्टर भी है, तो एक तो बार मेरा उसमें बोलना सर, एक बार जस्ट। आप रिटर्न दिखा दीजिए, एक बार आप रिटर्न दिखा दीजिए, उसके बाद फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अगर उनको आज कंटिन्यू करना है, वो कल के दिन में करेंगे, आज के लिए सफिशिएंट है। श्योर तो वट श्योर एवर श्योर, कुछ वे ज्यादा दे हो आर जाएगा। कंफर्टेबल। हाँ, तो जहाँ पे भी वो कंफर्टेबल, एक बार रिटर्न्स का दिखाइए सर कि कैसे रिटर्न बनती है या क्या दिखाते हैं। देखिए यह एक रिटर्न्स है, मतलब क्या है ना, मैं चीजें जो होती हैं, जब आप XBRL के साइट पे जाओगे पोर्टल पे, आई जस्ट कम टू दैट पोर्टल, यस, जब आप लॉगिन करोगे कुछ बेसिक डिटेल आती है जिसको मैंने मार्क कर दिया है। जब आप इस साइट पे जाओगे, यहाँ पे इस साइट पे आप जाके लॉगिन आईडी करोगे तो आपको ऐसा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे डाउनलोड रिटर्न पैकेज, जब ये क्लॉज पे आप जाओगे ना, तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड हो, इस पे जा करके आप एक iXBRL सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आपको। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको ऐसे ओपन होगा, तो सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि एनबी बैंक प्लस एनबीएफसी कोड, तो आरबीआई आपको एक कोड अलॉट करता है, जो अगर मुंबई में हो तो एम से स्टार्ट होता है, अहमदाबाद में हो तो आपको AS से स्टार्ट होता है, सेम उत्तर प्रदेश में हो तो UAT से स्टार्ट होता है, DLT दिल्ली से स्टार्ट होता है। तो कोड है वो, एक कोड यहाँ पे डालोगे, जब आप कोड डालोगे तो डिटेल आ जाएगी लाइक दिस। आप यहाँ पे कोड डाला MUM, कंपनी का नाम आ जाएगा, कैटेगरी ऑफकोर्स एनबीएफसी रहेगा, क्वार्टरली रिटर्न है, ये पर्टिकुलर जो भी रिटर्न होगा, और यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो रिटर्न दिखने लगेगा। कौन कौन से रिटर्न आपने जो यहाँ पे सबके लिए, देखो ये सॉफ्टवेयर है तो इसमें सारे रिटर्न दिखेंगे आपको, बट आपको केवल ये रिटर्न DNBS 2 पे ध्यान देना है। आपको अगर आप 100 करोड़ से ज्यादा हो तो ये 4A 4B DNBS 10 स्टेट्यूटरी ऑडिटर और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये सेलेक्ट करना है और यहाँ सबमिट करोगे डाउनलोड होगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह का रिटर्न का एक्सेल शीट आपको डाउनलोड होगा, अगर आप देख रहे हो तो आपको जब आप दिख रहा है, जब आप डाउनलोड कर लोगे, जब आप वो एक्सेल, मैं एक्सेल शीट ओपन करके दिखाऊंगा आपको, जब आप क्योंकि मैं एक्चुअली क्या ना तुरंत डाउनलोड करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन कंपनीज का होता है, डाउनलोड करते समय वो सब दिखता है, इसलिए मैं यस यस। तो ये क्या है ना, तो वहां पे जब आप ओपन करोगे इसको तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन पूछेगा। सबसे पहला ऑप्शन, वेदर योर प्रोफाइल इज अपडेटेड और नॉट। जो मैंने आपको पोर्टल दिखाया था आरबीआई का और XBRL का, वहां पे आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। अब ये प्रोफाइल अपडेशन क्या होता है? प्रोफाइल अपडेशन आरबीआई ने क्या बोला है कि भाई आप लोगों ने अभी तक जो मुझे फिजिकल कॉपी, जो आप बोल रहे थे कि स्टेट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट फिजिकल भेजा जाता है, क्वार्टरली हाफ ईयरली रिटर्न फिजिकल है, आरबीआई बोलती है कि भाई देखो फिजिकल है, हमारे स्टाफ बहुत कम है, कोई करता नहीं, अब ऑनलाइन अपडेट कर दो ना। तो ऑनलाइन में आपके कंपनी का पूरा डिटेल, मतलब कंपनी का जो MCA का मास्टर डेटा आता है, सेम वो पूरा डिटेल है, प्लस आपको उसके साथ पैन नंबर देना है,
बैंक कौन से बैंक में आपका बैंक अकाउंट, एक प्राइमरी बैंक अकाउंट, आपके पास 5-6 अकाउंट है कोई जरूरत नहीं, आपको एक ही अकाउंट देना है, मिनिमम एक देना है। आप आपके ऊपर, आप सब अकाउंट दे दो, एक अकाउंट देना है। आपका लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है वो देना है, आपका शेयर होल्डर कौन है वो देना है, आप कौन कौन से एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड हो, मैं उस पर भी आऊंगा, ये नोट डाउन कर लीजिए कि आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है, वेदर यू आर स्टिल यू आर डूइंग ओनली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ग्रुप कंपनी। अगर आप सर, यहीं पे वो क्वेश्चन आता है सर, आपकी कंपनी है, आप खाली सब्सिडरी में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन स्टिल अगर मैं प्लेन रीडिंग करूं आरबीआई के सर्कुलर का, तो आरबीआई का सर्कुलर क्या बोलता है, ऑल एनबीएफसी हु आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई शुड हैव मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद कोड सीआईसी। सीआईसी मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रीप, सिबिल, हाई मार्क, एक्सपीरियंस। मतलब आप कोई एक्टिविटी करो या मत करो, बट आपको इनके साथ रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। आपकी प्रोफाइल में चीज पूछता है वो कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ये सारी जब अपडेट कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका पूछता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी हो। अगर आप देखोगे तो लोन इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, लोन, वही दोनों आया रिपीट है, कोर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं, वो इसमें आके दिखाता है। एंड अदर्स, अगर आप इस सब में नहीं फॉल होते हो, अदर्स का कुछ ऑप्शन नहीं, बट दे कैन राइट अदर्स। एंड देन क्लासिफिकेशन में आप दिखाया नहीं, वो क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट या नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, ये क्लासिक। जब आप सबमिट करते हो तो ऐसे रिटर्न आपको दिख जाएंगे, जब आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे टैब है नीचे। और ये XBR, ये जो एक्सेल सीट है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड सीट है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो चीज आपको चेंज करने के लिए रहेगा, जो आपको एडिटेबल रहेगा, वही एडिट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है एडिट। तो इस तरह का आपको होगा। सेम वे ये आपका ऑडिटर सर्टिफिकेट है, मैं दिखा दूंगा उसको, ऑडिटर सर्टिफिकेट का क्या है। ये क्वेश्चन पूछता है जब आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइल करते हो, यहाँ पे लिखा है वेदर द कंपनी हैज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, यस और नो। अगर आप नो करते हो तो सारा रिटर्न नील हो जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं, 2 मिनट का टाइम लगेगा, इसको सबमिट करो, फिर उसके एक्सएमएल जनरेट करो और जा करके आरबीआई में अपलोड करो। अगर आप यस करते हो तो इसमें बहुत सारी डिटेल रहती है नीचे, वो आपको फाइल करनी रहती है डिटेल में। ये चीज मैंने बताई थी प्रोफाइल में, यहाँ पे देखो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल अपडेट करना होता है। और जैसे ही आप XBRL रिटर्न बना लेते हो और उसका XML जनरेट कर लेते हो, क्योंकि एक्सेल साइट केवल एक्सेल तो अपलोड नहीं होगी, वो XML अपलोड होगी, नाम ही उसका XBRL है, तो XML अपलोड होगा। जैसे हम AOC4 में अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे होता है अपलोड रिटर्न, इस टैब में जाएंगे और अपलोड रिटर्न आपको चला जाएगा। ये रिटर्न पे मैं हाँ सर बोलिए। DSC रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, विदाउट DSC नहीं होगा ये? लाइक ये इशू हो सकता है सर। यस सर, मैं आ रहा हूँ सर। विदाउट DSC रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे यू कैन डू इट विदाउट DSC रजिस्ट्रेशन। आप भी राइट नाउ केवल एनुअल रिटर्न को DSC मैंडेटरी किया है जी। आप अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप रिटर्न डाउनलोड करते हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन है वेरी, एक मिनट सर, ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। हम लोग इसमें लॉगिन किए, लेकिन अभी DSC कैसे, हाँ MCA में तो अपन क्या एक बार रजिस्टर, करेक्ट नहीं तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है सर। यहाँ पे क्या है ना, जब आप अपलोड रिटर्न पे करके रिटर्न अपलोड कर देंगे, ठीक है, रिटर्न अपलोड करने के बाद वेरीफाइड DSC, आपको वेरीफाइड DSC करेंगे ना, जब क्लिक करेंगे, एक फर्स्ट स्टेप आपने रिटर्न अपलोड कर दिया जी, फिर आप इस वाले टैब पे क्लिक करिए। और प्रॉब्ली ये एडवाइस जो होता है, प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि ट्राई टू डू आफ्टर 24 आवर्स। ओके, इस पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, वहां पे पूछेगा डाउनलोड सॉफ्टवेयर, वो DSC यूटिलिटी है। जैसे आप IT में देखते हो इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो DSC का एक मैनेजमेंट, एक DSC डाउनलोड ऑप्शन आता है ना, अगर आपने देखा होगा IT में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो
वैसा ही सेम सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी है। वहां पे आप अपना लॉगिन नंबर डालते हो, डीएससी किसकी है वो डालते हो, और वहां से डीएससी की एक फाइल जनरेट होती है। ओके एक वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना रहता है बस। राइट, पर ये टेक्निकली हम लोग कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। सर वही बता रहा हूँ सर, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है सर, वो एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें कुछ है नहीं। 1 मिनट आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, खास करके अभी ये कुछ ज्यादा आया, गिव मी अ सेकेंड। एमसीए में हम लोग कन्वीनियंट है, एमसीए की साइट पे जाओ कैसे रजिस्टर करना है डीएससी, लेकिन आरबीआई की साइट पे डीएससी कैसे रजिस्टर करना है, रिटर्न हम भर लेंगे देख के। मेरे पास अगर, हाँ सर आपको एक फोल्डर दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है फोल्डर जी। हाँ, ये जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, डीएससी साइनिंग का सॉफ्टवेयर। जब आप ओपन करोगे तो ऐसा वो सॉफ्टवेयर ओपन होगा, जनरेट टोकन, मतलब आपको डीएससी का टोकन जनरेट करना है। तो यहाँ का यूजर नेम, मतलब जिस नेम से आप डाउनलोड आप फाइलिंग किए हो, कौन सा लॉगिन आईडी, आरबीआई लॉगिन आईडी। यस यस, ठीक है कोई बात नहीं, बट ये यूजर नेम वही है जो, हाँ, जो आरबीआई का आरबीआई में जो हाँ, और फिर यहाँ से आप डीएससी जब सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको डीएससी का जो आपके अंदर लगाए रहेंगे पेन ड्राइव वो होगा। उसके बाद जनरेट सिग्नेचर जी, जब आप जनरेट सिग्नेचर करेंगे छोटी सी फाइल जनरेट हो जाएगी 10 KB की। राइट, वो फाइल आपको आरबीआई के जो चीज मैंने दिखाया था, तो उसके बाजू में जो वैलिडेट टोकन था उसका कुछ यूज है? यस सर, जो उसके बाजू में ऑप्शन थी वैलिडेट टोकन करके, तो वहां पे उसका कोई यूज नहीं है सर। नहीं उसका कोई यूज नहीं है उसका। फिर वो जो फाइल जनरेट होगी ना उसको आपको यहाँ पे ला करके अपलोड करना है, दैट्स इट, फिनिश। वो एकदम सिंपल काम है, कोई भी कर सकता है, दैट नॉट दैट बिग चीज। सो अगर मैं समराइज करूं सर इसको, तो सबसे पहले हमें वो यूटिलिटी डाउनलोड करनी है जो आपने सॉफ्टवेयर बोला रिटर्न पैकेज का। करेक्ट। उसके बाद जो भी रिटर्न हमको फाइल करनी है, रिगार्डलेस ऑफ किस टाइप की कंपनी है, वैसी रिटर्न चूज करने की। फिर जिस तरह से जो एक्सेल आती है, ये उसी टाइप की एक्सेल है जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या रिजल्ट्स के लिए भरते हैं। उसमें वो आरबीआई का पूरा डाटा बैलेंस शीट से भरने का, उसके बाद वो वैलिडेट करेगा, एरर्स होंगी तो क्लियर करते जाने का। जब सक्सेसफुल होगा तो एक्सएमएल फाइल जनरेट होगी। फिर आप बोल रहे हैं कि डीएससी के ऊपर हमको लगा के फाइल जनरेट करने की, डीएससी की सिग्नेचर की फाइल, और बाद में वहां से हमें अपलोड करने का, ऐसा ही ना सर? यस सर। और ये पब्लिश फाइलिंग क्या है सर? फिर लास्ट में पब्लिश फाइलिंग करने का? वेरी गुड, बहुत ध्यान दे रहे हो आप सर। मेरे को काम करना है, मैं इसलिए आपको यूज कर रहा हूँ। सर अभी तक यहाँ पे इतना ऑप्शन है, मैं पूरा दिखा नहीं सकता। नहीं ठीक है सर, अभी आज के लिए बहुत है, पर हमें मोटा चाहिए। बीइंग प्रोफेशनल हम लोग आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आइडिया हुआ कि ये क्या करते हैं। नहीं, देखिए सर, करेक्ट। देखो क्या होता है, अब मैंने फाइलिंग कर दी, ठीक है, मैंने डीएससी भी लगा दिया, और मुझे आरबीआई से, जैसे कंपनी एक में चालान जनरेट होती है, आरबीआई से एक ईमेल आ जाएगा, जैसे हमको एमसीए से आता है कि आपने ये रिटर्न फाइल किया है। वो उसका पब्लिश रिटर्न में क्या है भाई, मान लीजिए मैंने भूल गया कि भाई अरे मैंने फाइल किया, और उसका स्टेटस क्या हो रिटर्न का, हैज रिटर्न गॉट अप्रूव्ड, हैज रिटर्न गॉट रिजेक्टेड, या कुछ सबमिशन आया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उस रिटर्न का नाम चूज करेंगे, वो पर्टिकुलर पीरियड चूज करेंगे, और हम सबमिट करेंगे, तो मुझे दिख जाएगा कि मैंने कौन सा रिटर्न फाइल किया था और उसका स्टेटस क्या है। जैसे हम ट्रैक ट्रांजैक्शन स्टेटस आरबीआई में देखते हैं, सेम यही है। तो मैंने ट्रांजैक्शन फाइल किया था, तो क्या वो मेरा हो गया क्या, और अगर कोई इरर है तो यहाँ पर इरर आपको उसके नीचे दिखता है। So that means अगर मैंने आज मैंने कोई एनबीएफसी ज्वाइन की और मुझे भी ये चेक करना है कि इसका कंप्लायंस का स्टेटस क्या है, तो आपके हिसाब से मुझे इस लॉगिन आईडी में जाने का, यहाँ पब्लिश फाइलिंग में देखने का कि इस कंपनी ने कहाँ तक रिटर्न फाइल की हुई है, और उसके आगे का ट्रैक लेने का। सो आई थिंक इससे वो एनबीएफसी कंट्रोल में आएगी।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एकदम सही। स्टार्टिंग एक्चुअली इसी से करना चाहिए। हमें जी कोई कंप्लायंस आता है तो हम सबसे पहले ही भी यही काम करते हैं, उनका जी लॉगिन आईडी लेते हैं और लॉगिन आईडी देने के बाद देखते हैं कि पिछला कब का आपने कंप्लेंट किया है। तो जी, इस पब्लिश फाइलिंग से आपको एक चीज का पता चल जाता है कि आपने क्या किया है। वेरी हेल्पफुल सर। ओके सो ओके आई थिंक अभी फीडबैक ले लेते हैं कि किसी को हाँ क्वेरीज है, डाउट्स है, और उसके बाद फिर हाँ, वो देन वी सेशन कैन कल मीट। के लिए कंटिन्यू करेंगे। श्योर सर, श्योर श्योर। तो वन बाय वन अगर आप फीडबैक दे सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ और कल के लिए सीखना है राजा या सर, आई फिर विल जो हम आई आई रिक्वेस्ट कि अगर एक बार वीडियो ओपन करके हम लोग एटलीस्ट शक्लें देख ले कि हाँ, नहीं 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 ले नहीं, लीजिए सर। दैट्स टू गुड। सो वी आर एट कंफर्ट ऑफ आवर होम लर्निंग योर। ठीक है, जो नहीं हाय करेंगे उनके भी संजीव, कोई इशू हाय संजीव, नहीं। आई थिंक संजीव नो यूज संजीव बेटर। कैसा लगा? हाँ, बढ़िया लगा जरिंदर सर, बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई मैं डाउट तो रहेगा, कोई बोर ही नहीं था। सजेशन रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं कॉल करके पूछ लूंगा आपसे। हाँ, तो कुछ भी डाउट है, सजेशन है आपको कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा सीखना है या ये चीज जाननी है, इसके बाद बिल्कुल। भी तो जैसा कि सर का है, सर ये वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, जी वहां से आप देख सकते हो या फिर यू कैन कॉल मी। हाँ, कल्पेश, कल्पेश, आदित्य, विवेकानंद जी, नितेश जी, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज दिस इज द टाइम। हाँ सर प्लीज योर सजेशन, ये पूरा यस सर। इनफॉर्मल है। नहीं सर, सच कोई तो अभी तो कोई क्वेरी नहीं है, लेकिन अच्छा कल कल होना है क्या, मतलब कल यस, करोगे? 4 o'clock। 4 o'clock ना? जी, ठीक है। आई थिंक करना ही पड़ेगा। अभी क्या इट इज सो इंटरेस्टिंग कि अगर टाइम परमिट करता तो हम अभी सर को लगा देते, लेकिन सर को भी अभी चाय वाय पीने का रहेगा। वो थक गए होंगे बेचारे 2 घंटा नहीं, अभी कंटिन्यूस क्या है ना, करके। मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि जो रिटर्न्स का मैं एक बार ओपन करके एक्सेल शीट आप लोगों को दिखा सकूं।